सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में सीए इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। कोशिश करेंगे 1 से 1.5 घंटे में हम इसके एक एक कंसेप्ट को अलॉन्ग विथ मेमोरी टेक्निक अलॉन्ग विथ चीट कोड्स हम लोग याद कर पाएं, जिससे एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर हम देख के जाए तो हमको सब कुछ रिकॉल हो जाए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली आपको इस चैप्टर की पीडीएफ भेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सर दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर मैं बात करूँ इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं तो उसमें कौन सी टेक्निक लगाते हैं, कौन से मॉडल को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं इंटरनल स्ट्रेटजी की बात करूँ तो वो माइकल पोर्टर की स्ट्रेटजी है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 में गिवन है। आज मैं चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हो रहा है वो इंटरनल में आ जाएगा, और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन किन किन लोगों से डील करती है, वो सब आ जाएगा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है माइक्रो एंड दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पार्ट मेरा है पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में यानी कि अगर कंपनी कोई भी अपने सप्लायर से कैसे डील करती है, कंज्यूमर से कैसे डील करती है, कॉम्पिटिटर्स से कैसे डील करती है, वो हमको देखना है माइक्रो में। मैक्रो में देखना हमको पेस्टल, यानी कि पी फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ई फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल एंड ई फॉर एनवायरमेंटल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगर हमको कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है तो हमको इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। इंटरनल एनवायरनमेंट हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम चैप्टर नंबर 2 में देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या क्या बचा हुआ है। तो स्ट्रेटजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सबसे पहले स्ट्रेटजिक एनालिसिस पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरमेंटल का एनालिसिस पढ़ना है, उसमें माइक्रो एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में पेस्टल एनालिसिस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। देन हम समझेंगे कि एक इंडस्ट्री क्या होती है और उसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। दूसरा हम फिर इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम मार्केट और कस्टमर को समझेंगे, एंड एट लास्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो हमको ये 6 चैप्टर्स पढ़ने जाना है, 6 टॉपिक्स पढ़ना है। एक एक टॉपिक पढ़ के हम इसको टिक मार्क करते चलेंगे। सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 2 से, यानी कि एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये है हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस। व्हाट इट सेज, डायरेक्टली जंपिंग टू एनवायरमेंटल एनालिसिस। सबसे पहले गाइस यहाँ से मेरा शुरू होता है टॉपिक स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये बोलता है क्यों हमको बिजनेस और एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सर मेरे को थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? अगर मैं आज एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ और मैं अपना एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज ही नहीं करूँगा, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या क्या एनवायरनमेंट में मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं। फिर एक बार मेरे को अगर पता चल जाता है कि इस एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है, तो फिर मैं अपने आप को एक डायरेक्शन दे सकता हूँ ग्रोथ के लिए, एक डायरेक्शन दे सकता हूँ ग्रोथ के लिए। उसके बाद एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना। यानी कि अगर मैं आज स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मेरे को कॉम्पिटिटर्स को हटाना पड़ेगा और अपने आप को सबसे ऊपर दिखाना पड़ेगा। इसलिए इसका मतलब होता है कि हमको एक कंपटीशन मीट करना है। दूसरा, हमको कंटिन्यूअस लर्निंग मिलती है। क्या देखा? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को जानना, डायरेक्शन ग्रोथ के लिए एक कॉम्पिटिशन्स देखना, और दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब बोलते हैं दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, दो टाइप के कौन से? माइक्रो एंड मैक्रो। पर सर आपने तो बोला था इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो भाई इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, पर हम इस चैप्टर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल के अंदर भी दो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो इंटरनल वाला पार्ट इधर पे नहीं देखना, हमको सिर्फ एक्सटर्नल वाला पार्ट देखना है। व्हाट डू मीन बाय माइक्रो एनवायरनमेंट? माइक्रो एनवायरनमेंट स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे
बिजनेस से उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं, जैसे कि सप्लायर, कंज्यूमर, मार्केटिंग, इंटरमीडियरी और कॉम्पिटिटर्स विद इन माइक्रो एनवायरनमेंट। और हमको क्या देखना है, एम्प्लॉयज़ हमारे कैसे हैं, कस्टमर बेस मेरा क्या है, मैं अपने फाइनेंसेस कहाँ से मैनेज करता हूँ, मेरे सप्लायर्स कौन कौन है जो यहाँ से मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, मैं किस कम्युनिटी में ऑपरेट कर रहा हूँ, और मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। मेमोरी कोड सेल्फ सी सी इज द मेमोरी कोड फॉर व्हाट इज कवर्ड इन माइक्रो एनवायरनमेंट। फिर बात आती है मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट में लोग क्या पढ़ना है कि वो ब्रॉडर डायमेंशन से डील करता है। उसमें हमको बेसिकली इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल या फिर लीगल फैक्टर्स को देखना पड़ता है। मैं कोई भी स्ट्रेटजी अगर बनाऊंगा तो मैं ये सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखूंगा कि मेरे कंडीशंस में मेरे कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, टेक्नोलॉजी मेरे प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। पर कॉम्पिटिटर वाला पार्ट मेरा माइक्रो में कवर हो जाएगा, तो मैं अगर मैक्रो की बात कर रहा हूँ तो मैं कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखूंगा, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स को देखूंगा। बात करते हैं सर एलिमेंट्स क्या क्या है इसके, माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे हमने देखा माइक्रो के एलिमेंट्स क्या क्या है, सेल्फ सीसी है। ऐसे ही करके हम देखेंगे कि मैक्रो के क्या क्या है। तो सबसे पहले बोलता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जिस पॉपुलेशन में, जिस जिस एरिया में मैं सर्व करने जा रहा हूँ, उस पॉपुलेशन का एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। तो वो एनालिसिस कर रहा हूँ वो पॉपुलेशन का, कि मेरी पॉपुलेशन कैसी है, कौन से जेंडर है वहाँ पे, ज़्यादा ज़्यादा मेल्स हैं या ज़्यादा फीमेल्स हैं, कौन सी रेस के हैं, कौन सी एज के हैं, कौन सा एजुकेशन उनका क्या है। दूसरा बात, उनका जॉब पोजीशंस क्या है, डिग्री ऑफ एजुकेशन क्या है। ये सब क्यों देखना पड़ता है मेरे को। सपोज मेरे को ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का एनालिसिस इसलिए करूंगा कि मैं जिस एरिया को टारगेट करने जा रहा हूँ उसमें ज़्यादा मेल्स तो नहीं है, क्योंकि मेरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो फीमेल्स ज़्यादा मेरी कस्टमर रहेगी। सेकेंड चीज़, अगर मैं एप्पल के आईफोन बेच रहा हूँ तो मेरे को एक एरिया देखना पड़ेगा कि मैं कौन से एरिया में ज़्यादा सेल कर सकता हूँ। तो हर सिटी के मैं पॉश एरिया को टारगेट कर सकता हूँ। तो ये कवर्ड हो जाता है मेरा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। उसके बाद आता है सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। तो ये एलिमेंट्स हैं इसके, पर इसका डिस्कशन हम कहाँ करेंगे, पेस्टल एनालिसिस में करेंगे। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, अब अपन शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीए इंटरमीडिएट। कोशिश करेंगे 1 से 1.5 घंटे में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कोई भी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तो मेरे को दो टाइप के एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूं तो वो डील करता है मेरे रिसोर्सेज से और मेरे फंक्शन से। मेरी कंपनी में क्या क्या रिसोर्सेज हैं और मैं कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करता हूं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि होता है हमारा रिसोर्सेज से डील करना, और वो हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। जनरली इसमें हम माइकल पोर्टर की स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, माइकल पोर्टर की स्ट्रेटजीज की कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब बात करूँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, ये वाला मेरा पार्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डील करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो एंड देन मैक्रो। माइक्रो मतलब जो भी मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि सप्लायर, कंज्यूमर और कॉम्पिटिटर्स। मैक्रो यानी कि मैक्रो का सिनोनिम में है एक पेस्टल, पी फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल एंड ई फॉर एनवायरमेंटल। यानी कि यानी कि मैं कोई भी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर मैं देखूँ तो एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो को देखूंगा कि पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, मेरी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, उसकी सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है, टेक्नोलॉजी आज की डेट में क्या चल रहा है, कैसे लॉज एंड रेगुलेशंस और किस एनवायरनमेंट पे मेरे को ऑपरेट करना है। ये मेरा हो जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैं स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो माइक्रो और मैक्रो वाला पार्ट अगर मैं बोलूँ तो ये मेन बेसिकली अपन को डील करना है चैप्टर नंबर 2 में, जो कि अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2। सर सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है इसमें, सबसे पहले हमको देखना है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है। दूसरा, एक एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे। कितने टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो में क्या देखना है हमको, पेस्टल टूल देखना है। उसके बाद प्रोडक्ट और इंडस्ट्री को समझेंगे, यानी कि मैंने अपना मार्केट समझ लिया। अब मैं अपना प्रोडक्ट को
और जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने जा रहा हूँ उसको समझूंगा कि भाई मेरी इंडस्ट्री कैसी है, और प्रोडक्ट में क्या देखेंगे कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, अट्रैक्टिवनेस और इंडस्ट्री क्या है, एक्सपीरियंस कर्व क्या है, और वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। इंडस्ट्री के एनालिसिस में क्या क्या रहेगा, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर बात आ जाती है मार्केट की, और फिर आ जाती है कस्टमर्स की। देन होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की, कौन सी स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर सकता हूँ और किसका मतलब क्या होता है। जनरली कस्टमर्स हमारा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में, बट कुछ कस्टमर का पार्ट हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आता है कि कैसे हमको कस्टमर से डील करना है। तो ये हमारे बेसिकली 6 टॉपिक्स थे जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2 से। टॉपिक नंबर 1 हम बाद में देखते हैं। ये बोलता है एनवायरमेंटल का एनालिसिस। तो एनवायरनमेंट का एनालिसिस सबसे पहले करना क्यों ज़रूरी है, वाई बिजनेस का और एनवायरनमेंट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं एनवायरनमेंट का एनालिसिस नहीं करूंगा तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट क्या क्या आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो मेरे को कैसे पता चलेगा। तो इट हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। दूसरा एक डायरेक्शन देता है ग्रोथ के लिए। कैसे, मेरे को जब चेंजेस पता चलेंगे मार्केट में क्या हो रहा है, मेरे को चेंजेस कैसे पता चलेंगे, ऐसे पता चलेंगे जब मैं अपना एनवायरमेंटल का एनालिसिस करूंगा। तो अगर मैं एनवायरमेंट एनालिसिस कर रहा हूँ तो चेंजेस देख रहा हूँ मतलब एक मैं अपना डायरेक्शन डिफाइन करूंगा ग्रोथ के लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटर्स को जानना, यानी कि अगर मैं एनालिसिस करूंगा एनवायरनमेंट का, इस एनवायरनमेंट एनालिसिस में इंटरनल भी कवर्ड है और एक्सटर्नल भी कवर्ड है। ये बेसिक जनरल क्वेश्चन है कि एक एनवायरमेंटल को कर क्यों रहे हैं हम, पढ़ क्यों रहे हैं एनवायरमेंट का एनालिसिस। तो एक हमको कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने मिलेगा, दूसरा कंटिन्यूअस लर्निंग मिलेगी, बिकॉज कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहेंगे हम एनवायरनमेंट से। सो दिस वॉज हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग, होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो इस चैप्टर में क्या है बेसिकली, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। सबसे पहले ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात कर रहा है, यानी कि अगर मेरे को कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है तो मेरे मन में आई और कल मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्या, ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और एनालिसिस में क्या क्या करना रहता है, एनालिसिस में मेरे को बेसिकली 2 टाइप के एनवायरनमेंट का करना पड़ता है। पहला होता है मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरा होता है मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो चैप्टर नंबर 2 डील करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और चैप्टर नंबर 3 बात करता है इंटरनल एनवायरनमेंट से। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, क्या मैं कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर सकता हूँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, या फोकस स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता हूँ माइकल पोर्टर वाली। ये मेरे को डिसीजन लेना है इंटरनल वाले में, और ये मेरा थर्ड चैप्टर हो जाता है। सेकेंड चैप्टर में मेरे को क्या डिस्कस करना है, सेकेंड चैप्टर में मेरे को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट का एनालिसिस। उसमें 2 टाइप के एनालिसिस करना पड़ता है, पहला होता है माइक्रो एंड सेकेंड वन इज मैक्रो। व्हाट डू मीन बाय माइक्रो, माइक्रो मतलब जो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि सप्लायर, कंज्यूमर और कॉम्पिटिटर्स। मैक्रो का होता है मतलब पेस्टल एनालिसिस, मतलब पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, सोसाइटी मेरे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, टेक्नोलॉजी में किस टेक्नोलॉजी में ऑपरेट कर रहा हूँ, लीगल कंडीशंस कैसी है, और एनवायरनमेंट मेरा एरिया का कैसा है, ये मेरा मैक्रो एनालिसिस में होगा। तो मैं अगर मैं बात करूँ एक चीज़, तो स्ट्रेटजिक एनालिसिस में मेरे को इंटरनल एनालिसिस करना पड़ता है और एक्सटर्नल एनालिसिस करना पड़ता है। इंटरनल चैप्टर नंबर 3 डील करेगा, और एक्सटर्नल चैप्टर नंबर 2 डील करेगा। चैप्टर नंबर 2 में एक्सटर्नल में 2 पार्ट होते हैं, पहला है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। हेंस अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो बेसिकली सबसे पहले स्ट्रेटजिक एनालिसिस, दूसरा एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट होते क्या क्या है। फिर हम समझेंगे कि प्रोडक्ट और इंडस्ट्री कैसी होती है, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज़, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू क्रिएशन और अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद इंडस्ट्री में कैसे इंडस्ट्री में हमको ऑपरेट करना है, ये हमको पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल बताता है। देन हम मार्केट को रीड करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। तो स्टार्ट करते हैं
टॉपिक नंबर 2 से, यानी कि इन 6 टॉपिक में से अब मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक नंबर 2 से। टॉपिक नंबर 2 है मेरा एनवायरमेंटल एनालिसिस। क्या बोलता है ये टॉपिक? तो ये टॉपिक स्टार्ट ही यहाँ से होता है, ये टॉपिक स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में हमारा आता है इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली, मतलब सप्लायर्स, कंज्यूमर, मार्केट, इंटरमीडिएट, कॉम्पिटिटर्स। इसके अलावा हमको क्या क्या देखना पड़ता है कि सर हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, मेरा कस्टमर बेस कौन है, मेरे फाइनेंसेस कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, सप्लायर्स कौन से, कौन सी कम्युनिटी में ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, दूसरा मेरा कंपटीशन क्या है। इसका मेमोरी कोड है सेल्फ सीसी, यानी कि मैं अगर एलिमेंट्स बात करूँ माइक्रो एनवायरनमेंट की तो सेल्फ सीसी होते हैं। अब बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, तो अगर हमने माइक्रो पढ़ा कि स्मॉल फेज होता है, तो ये होता है मेरा मैक्रो ब्रॉडर फेज। किस किस चीज़ों से डील करता है, तो इसका कोड है पेस्टल। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, then T for technological, L for legal factors और E for environmental factors। ये जो एनवायरनमेंट बात कर रहा है वो कौन से एनवायरनमेंट की बात कर रहा है? माइक्रो एनवायरनमेंट है कि मैक्रो, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड या इनसाइड क्या है। बट ये वाला एनवायरनमेंट कौन सा डील करता है कि मेरा मौसम वगैरह कैसा है, ये सब चीज़ों का। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे मैक्रो एनवायरनमेंट के। जैसे मेरे एलिमेंट्स थे सेल्फ सीसी, वैसे ही इसके क्या क्या है। तो पहला होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। कोई भी मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तो उस स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं सोचूंगा कि भाई मेरे जो टारगेट ऑडियंस है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, मेरी मतलब पॉपुलेशंस, मैं जहाँ एरिया में ऑपरेट करने जा रहा हूँ उस पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, सच एज एज, जेंडर। ऑल्सो आई विल कंसिडर एजुकेशन, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशन, रिलीजन, रीजन एंड डिग्री ऑफ एजुकेशन। सपोज मैं अगर आईफोन सेल करने जा रहा हूँ तो मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन देखना पड़ेगा, लाइक जो पीपल है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, उनका एज ग्रुप क्या है, जनरली ओल्ड एज वाले नहीं खरीदेंगे, जॉब पोजीशंस क्या है, लाइक या मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने मेल हैं उस एरिया में, कितने फीमेल्स हैं। तो मैं ये एक डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर रहा हूँ। दूसरा मेरा होता है सोशियो कल्चर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। ये चारों अभी नहीं डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे पेस्टल टूल में, विच इज नोन एज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट। तो अपन स्टार्ट करते हैं पेस्टल एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। पेस्टल क्या बोलता है? तो ये एक टूल होता है हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। यानी कि अगर मैं कोई भी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तो मेरे को मैक्रो एनवायरनमेंट जब एनालिसिस करना हो तो मैं 6 चीज़ों का ध्यान रखूंगा, जो कि बोलता है पेस्टल। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल और ई फॉर एनवायरमेंटल। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ सोशियो कल्चर की, एस फॉर सोशियो कल्चर। तो जब भी मैं, मेरे को अपनी स्ट्रेटजी को एनालाइज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि मैं जो प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ, मैं जो स्ट्रेटजी जिस प्रोडक्ट के लिए बनाने वाला हूँ, क्या वो सोशली एक्सेप्टेड रहेगा या नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं गेम गेमिंग ऐप बनाता हूँ, सपोज मैं गेमिंग ऐप बनाता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को सोशली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सोसाइटी एक्सेप्ट कम करेगी। ज़्यादातर सिर्फ यूथ को ही मेरे को टारगेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस टाइप का एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी कि मैं सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का एनालाइज कर रहा हूँ, इट बेसिकली फोकस ऑन सोशल ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि सर अभी पॉपुलेशन का एनालिसिस तो अपन ने ऊपर कर चुका है ना, तो यहाँ पे वापस पॉपुलेशन का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? तो मैं बोलूँगा कि अपन ने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन को डिस्कस किया था, और यहाँ पे बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हमने डेमोग्राफिक में पढ़ लिया था। ठीक है, ध्यान रखना डेमोग्राफिक जो है वो पेस्टल एनालिसिस का, पेस्टल टूल का पार्ट नहीं बनता है। देन टू वो मॉड्यूल में दिया हुआ है एक एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट का वर्ड, इसलिए हमने डेमोग्राफिक को पढ़ लिया कि वो एक मैक्रो एनवायरनमेंट का एलिमेंट है। बाकी जो टूल मेरा एनालिसिस करने के लिए वो पेस्टल टूल ही होता है। फिर इसमें क्या बोला है कि द सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट। नेक्स्ट होता है ई फॉर इकोनॉमिक। तो अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो मेरे को इकोनॉमिक कंडीशंस मेरी कंट्री की क्या है ये मेरे को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। सपोज सपोज मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का,
तो अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो मैं ओवरऑल इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करूंगा कि बैंक का इंटरेस्ट रेट 10 से 12% हो चुका है। तो अगर ये 12% हो चुका है, यानी कि जो भी बैंक से लोग लोन लेते थे ना, वो अब लोन लेना कम कर देंगे, हैंस रियल एस्टेट में बहुत फर्क पड़ेगा और मेरा बिजनेस थोड़ा कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस तो मैंने इसमें क्या क्या एनालाइज किया, सबसे पहले तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन देखी, नेशनल और ग्लोबल लेवल की। दूसरा परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल देखा मैंने, यानी कि उनकी करेंट इनकम क्या है, क्या प्राइजेस है, सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसा है मार्केट में, ऑल्सो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन उस बिजनेस का कैसा है, ये मैंने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखा। नेक्स्ट मैंने बोलता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो अगर मैं बात करूं लीगल की, तो लीगल में सिर्फ हमको ये देखना है कि मैं जिस बिजनेस में ऑपरेट कर रहा हूं, मैं जो भी प्रोडक्ट सेल करूंगा, उससे रिलेटेड लॉज प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर कैसे हैं और उसका लीगल सिस्टम साउंड है कि नहीं है। सपोज मैं बात करूं कि सर मैं इम्पोर्ट्स की, तो अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि इम्पोर्ट का लीगल सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप कुछ भी इम्पोर्ट करो, बट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत ही हेल्दी लॉज बने हुए हैं, तो ये मेरे लीगल फंक्शन बहुत अच्छा था इधर का। अब मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल फैक्टर, तो पॉलिटिकल फैक्टर पे क्या देखना पड़ेगा, मैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर रहा हूँ या मैं कोई भी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मेरे को कितना सपोर्ट करती है उसमें से। अगर मैं बात करूँ मेक इन इंडिया वाले की, तो मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरा दोस्त ट्रेडर है, तो मैं एज अ मैन्युफैक्चरर बहुत बेनिफिशियल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मोदी जी बोल रहे हैं कि आप कुछ भी इंडिया में बनाओ, आप कुछ भी इंडिया में बनाओ, तो हम आपको सब्सिडी देंगे 40 to 50%। 1 करोड़ आप खर्च करोगे ना, तो 40-50 लाख की सब्सिडी मेरी तरफ से ले लेना। बट मेरा दोस्त जो ट्रेडर है, उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी स्ट्रेटजी अगर मैं बना रहा हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल सपोर्ट मेरे को कितना है और गवर्नमेंट सपोर्ट कितना है और लीगल सिचुएशंस कैसी है। पॉलिटिकल सपोर्ट में क्या है, मैंने देखना पड़ेगा कि बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या है, स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसा है। सपोज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करता हूँ जो कि गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़्यादा कहलाया। इसलिए मैं बोलूँगा कि मैंने अपना पॉलिटिकल एनालिसिस कर लिया है। अगला बोलते हैं सर टेक्नोलॉजी एनालिसिस। टेक्नोलॉजी एनालिसिस मतलब कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले मेरे को देखना है कि उस इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है और क्या क्या उससे दिक्कतें हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ही, एज इट रिड्यूसेस द टाइम, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, इट रिड्यूस द पेपर वर्क। बट मेरे को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा उस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का रोल है। सपोज मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, लाइक मैं टीसीएस हूँ, तो अब मेरे को स्ट्रेटजी बनाने से पहले देखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है क्या। मेरा जो सॉफ्टवेयर है मैं बहुत सारी कॉस्ट इनकर करके बना रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहीं वो एआई फ्री में बना दे। तो ये सब मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा। हेंस आई कैन से दैट टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस, दिस कुड बी अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एंड थ्रेट फॉर द बिजनेस ऑल्सो। तो ये मैंने कर लिया अपना टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। नेक्स्ट आता है मेरा ई फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा वेदर है, ये सब एक फैक्टर तो आ ही गया जो कि मेजरली टूरिज्म और फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए है। दूसरा एक फैक्टर क्या आ जाता है, तो दूसरा फैक्टर मेरा ये बोल सकता हूँ मैं कि मेरे को वेस्ट डिस्पोजल वाला पार्ट देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। सपोज मैं एक ऐसे एरिया में ऑपरेट करता हूँ अपने बिजनेस को जहाँ पे बहुत ही शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको मैक्सिमम 1000 यूनिट ही कंज्यूम करनी है। तो ये मेरा किस चीज़ का फैक्टर हो गया, ये मेरा एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो मैं अभी कोई भी बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, मैं कुछ भी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, तो मैंने एक बार देखा कि मेरे को मोदी जी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देंगे इस बिजनेस में, तो मैंने मतलब कि क्या अपना पॉलिटिकल एनालिसिस कर लिया। फिर मैंने देखा कि उसमें मैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकता हूँ, कितना वेस्ट मेरे को अलाउड डिस्पोज करना है, मतलब मैंने एनवायरमेंटल एनालिसिस कर दिया। फिर मैंने इंटरेस्ट रेट मार्केट के देखे कि लोग लोन ले पाएंगे कि नहीं मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो मैंने इकोनॉमिक एनालिसिस भी कर लिया। कितना टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है उसमें मैंने टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस कर लिया। तो एक ओवरव्यू अगर मैं दूं पेस्टल एनालिसिस का, तो पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टर्म एंड चेंज, पॉलिटिकल लीडर्स की भी आइडियोलॉजी अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सिचुएशन मेरी कंट्री की क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, इन्फ्लेशन कितना है। सोशल मतलब मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, लाइफस्टाइल क्या चल रही है उसमें। और रिलीजियस फैक्टर्स भी मेरे को देखना पड़ेगा, मीडिया का क्या व्यू है, ये सब चीज़ अगर मैं ध्यान रख रहा हूँ कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले, यानी कि सोशल चीज़ कर रहा हूँ।
टेक्नोलॉजिकल यानी कि टेक्नोलॉजी की मतलब मैं रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी क्या है, मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है, इनोवेशन मेरा प्रोडक्ट में कितने बार इनोवेशन आ सकता है, मेरे को कब लाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं लीगल की, बिजनेस लॉस क्या है, कॉर्पोरेट लॉ क्या है। सपोज मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन करता हूँ, तो पॉलीथीन में मेरे को सबसे ज़्यादा देखना पड़ेगा कि लीगल फैक्टर में कितना रोल है मेरा, क्योंकि पॉलीथीन बैन होने वाली है, बैन हो चुकी है। एम्प्लॉयमेंट लॉ कितना है, मैं एम्प्लॉयज़ है मेरे अंडर में, तो उनके रिलेटेड मेरे को लॉज देखने पड़ेंगे, सेफ्टी लॉ और अलग अलग लेजिस्लेशंस। एनवायरमेंटल में क्या, हैजार्ड्स, एनर्जी कंजम्पशन और वेस्ट डिस्पोजल। तो ये मेरा हो गया पेस्टल एनालिसिस, यानी कि मैंने क्या पढ़ लिया अभी तक। एनवायरनमेंट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल चैप्टर 2 3 में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल में होता है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में क्या क्या होता है, हमारा बेसिकली जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज कंज्यूमर्स। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में होता है हमारा पेस्टल का एनालिसिस, जो कि पेस्टल टूल करता है। ओके, सो ये मेरा पहला टॉपिक खत्म होता है। एक टॉपिक जो मेरा बचता है इसमें, वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि मैं अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ आउटसाइड कंट्री, उसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। तो इसमें तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले कि मतलब क्या होता है इसका, क्यों कोई कंपनी ग्लोबल जाती है और कैसे उसको ग्लोबल जाना है, व्हाट व्हाई एंड हाउ। सबसे पहले व्हाट में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस। इसका मतलब होता है कोई भी न्यू मार्केट एंटर करना, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखने के लिए। इसका सिंपल मीनिंग है कि एंटरिंग इनटू द ऑपरेशंस, एक्सपेंडिंग योर ऑपरेशंस आउटसाइड आउटसाइड द कंट्री। फिर ये बोलता है कि एक कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स है वेयर कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सपोज इंटरनेशनलाइजेशन किया अलग अलग कंट्रीज में, बट उसका कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज तो है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट बैठा है, तो कुछ ना कुछ एक कॉमन रहेगा इनमें, जिसका मतलब है कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। लाइक मनी भी हो सकता है, पेटेंट भी हो सकते हैं, ट्रेडमार्क भी हो सकता है, और इनकी कुछ ना कुछ कॉमन स्ट्रेटजी रहेगी। मतलब यहाँ से अंबानी जी जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो ही सब जगह इम्प्लीमेंट होगी। अब मैंने देख लिया क्या होता है, अब मैं देखेंगे कि जाना कैसे करना है। मतलब मेरे को अगर इंटरनेशनलाइजेशन करना है, डेवलप, तो हाउ विल आई डेवलप इंटरनेशनली। तो इसने सिंपल स्टेप्स बोले हैं। सबसे पहले सॉर्ट एनालिसिस करो। सॉर्ट एनालिसिस करो कि आप जिस मार्केट में घुसने जा रहे हो, जहाँ जिस कंट्री में घुसने जा रहे हो, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट कैसा है। देन उसको, फिर आपको देखना है कि स्कोप क्या है। देन ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करके एक स्ट्रेटजी डेवलप कर देनी है। यानी कि सबसे पहले मैंने सॉर्ट एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने अपना स्कोप डिफाइन किया, फिर मैंने गोल सेट कर लिया, गोल से ऑब्जेक्टिव, और फिर वो गोल अचीव करने के लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई। बेसिक स्टेप्स थे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। मैंने ये देख लिया ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल जाने का मतलब क्या होता है और मेरे को कैसे जाना है, बट मेरे को क्यों जाना है। तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मेरे को इंडिया में उतना टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती जितना यूएस में करती है, ठीक है, इसलिए मेरे को यूएस जाना है। पॉलिटिकल व्यूज, बेसिक रीजन, कंपनी नीड्स टू ग्रो। इंडिया का पूरा मार्केट रिलायंस ने कैप्चर कर चुका, अब बोल रहा है अब मेरे को अब जाना है भाई बाहर जाके अपना यूएस मार्केट टारगेट करना है, मतलब उसको नीड टू ग्रो है। ऑब्वियसली श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस हो चुका है अब जाके ट्रांसपोर्टेशन भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो पहले हमको गुड्स ट्रांसपोर्ट होने में सालों लग जाते थे, वो शिप्स इतनी मेरी हाई क्वालिटी की बन चुकी है कि टाइम बहुत कम लगता है और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए डिस्टेंस भी और कॉस्ट भी कम लगता है। दूसरा रीज़न है डोमेस्टिक मार्केट मेरे लिए एडिक्वेट नहीं है, मैंने पूरा उनको सेटिस्फाई कर चुका है। चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मेरे को यूएस में ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए मैं इंडिया छोड़ के यूएस में सेटल हो रहा हूँ। यूएस से ही फैक्ट्री बनाऊंगा और वहीं पे अपना बिजनेस करूंगा। रियल कॉलेप्स इन द ट्रेड बैरियर्स, यानी कि ये इंडिया है और ये यूएस है। तो पहले हमारे ट्रेड बैरियर्स बहुत हुआ करते थे कि आपको यहाँ पे गुड्स नहीं भेजना है, यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट नहीं करना है, या यहाँ पे जाके फैक्ट्री सेट नहीं करनी है। बट मोदी जी आने के बाद से हमारा बहुत कुछ जो है ना, बहुत अच्छी कंट्री से फ्रेंडशिप हो चुकी है और हमारा एक ट्रेड बैरियर भी कम हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ चुका है। दूसरा चीज़, सब लोग को लगता है कि हम एक ओवरसीज प्लांट डाल दें, यानी कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैं रॉ मटेरियल्स इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल और वहाँ पे बनाता था। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार रॉ एक्सपोर्ट करने से अच्छा मैं यहीं एक फैक्ट्री खोल लेता हूँ, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेटजिक अलायंस। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण हम ग्लोबलाइजेशन को प्रेफर करते हैं, और इंडिया जो भी अपनी कंपनीज हैं
वो आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड द कंट्री बिजनेस ऑपरेट करती है। नाउ नाउ असेसमेंट कर रहे हैं हम कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये 3 लेवल पे होता है। सबसे पहला मल्टीनेशनल, देन रीजनल, देन कंट्री लेवल एनालिसिस। मल्टी लेवल मल्टीनेशनल एनालिसिस यानी कि इसका मतलब होता है कि सबसे पहले मेरे को देखना है कि मैं ग्लोबल मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ। मैं ग्लोबल मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ कि मैं आज इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ, बट मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। सॉर्ट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देख रहा हूँ, क्या मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर इम्पेक्ट होने वाला है। ये मेरा एक प्रकार से ग्लोबल एनालिसिस हो गया, जहाँ मैंने सब कुछ देखा कि यार यूरोप में कर सकता हूँ क्या, नहीं 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 यार। फिर मैं कहाँ यूएस में कर सकता हूँ क्या, नहीं यार। तो क्या मैं एशिया में करूँ क्या, हाँ यार ऐसा कर लेते हैं। सपोज मैंने डिसाइड किया यार यूरोप ही ठीक रहेगा, एशिया से बेटर यूरोप है। अब मैं करूँगा रीजनल एनालिसिस, यानी कि मैंने यूरोप का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इसमें इन डेप्थ वैल्यूएशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, मार्केट अपॉर्चुनिटीज इनटू द चूजन लोकेशंस। मैंने डिसाइड कर लिया मैं यूरोप में ही ऑपरेट करूंगा। फिर मैं यूरोप में कौन सी कंट्री में ऑपरेट करूँ, तो मैंने कंट्री लेवल एनालिसिस देखा। एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल। यानी कि मैंने देखा कि यार वेस्ट यूरोप अच्छा है, ईस्ट वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्ट में पीपल आर रिच, ऑल्सो चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाता है, गवर्नमेंट वहाँ की ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को वेस्ट यूरोप में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। यानी कि मैंने पहले मल्टीनेशनल फिर रीजनल फिर कंट्री लेवल एनालिसिस किया। इससे ही मेरा पूरा सेकंड टॉपिक खत्म होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3। सो बेसिकली हमने टॉपिक नंबर 1 खत्म कर चुका है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और टॉपिक नंबर 2 हमारे क्या है कि अभी हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के बारे में। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है, और वैल्यू क्रिएशन क्या होता है। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो ये कहता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट होता है गाइस, कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो वो 4 स्टेजेस से होके गुजरता है, 4 स्टेजेस से होके गुजरता है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं, एग्जांपल लेते हैं मारुति का। तो ये हमारे मेरा मारुति का ग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो होती है मेरी इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। अगर मारुति की बात करूं तो जो 90s 70s वाला फेज था वो मारुति के लिए इंट्रोडक्टरी फेज था, क्योंकि मारुति उस टाइम पे ही आया था इंडिया में। सेल्स क्या होनी चाहिए? तो सेल्स ऑब्वियसली हमारी बहुत कम रहती है। कंपटीशन, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अभी नया है मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट नया है मार्केट में। कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट का, इसलिए मेरा मार्केट भी बहुत कम रहता है। सेल्स की ग्रोथ भी बहुत मेरी कम रहती है। एक चीज जो ज्यादा रहती है वो मेरी होती है प्राइस। प्राइस क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नया है मार्केट में, और मेरे को उसकी मार्केटिंग करनी है, मेरे को उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, इसलिए मैं खर्चा बहुत करता हूँ, और खर्चा मैं ज्यादा करता हूँ तो मैं अपने कस्टमर से भी ज्यादा रिकवर करता हूँ। फिर आता है मेरा ग्रोथ वाला पार्ट। ग्रोथ वाला पार्ट क्या बोलता है? ग्रोथ वाला पार्ट बोलता है कि अगर मैं मारुति की बात करूँ तो 1980 से लेकर 1990 तक का फेज था जो ग्रोथ था। इसमें सबसे पहले तो मेरा मार्केट बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाता है। इसमें प्राइजेस जो है मेरी कम हो जाती हैं, मतलब फर्स्ट वाले फेज में प्राइजेस बढ़ती है, इसमें कम हो जाती है। कम क्यों होती है? क्योंकि मैं ग्रोथ फेज में हूँ। मैं पहले 10 यूनिट बना रहा था, अब मैं 1000 यूनिट बना रहा हूँ, तो मेरे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। इसमें मेरा कंपटीशन बढ़ रहा होता है, इसमें मेरा कंपटीशन बढ़ रहा होता है, क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी फेज से जाके आगे आगे बढ़ चुका है, तो मेरे कॉम्पिटिटर से मेरे को कॉपी कर लिया होगा, और इसमें मेरी डिमांड भी बढ़ती है। तो ये मेरा हो जाता है ग्रोथ फेज। नेक्स्ट फेज आता है मैच्योरिटी वाला फेज। मैच्योरिटी वाले फेज में मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहता है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहता है, और इसी के बाद मेरा डिक्लाइन शुरू होता है। तो अगर मैं मारुति की बात करूँ तो 1999 वाला जो फेज था ना, वो मारुति का मैच्योरिटी था, क्योंकि इसमें विद इन अ सिंगल ईयर वो 2.5 लाख से ज्यादा व्हीकल सेल कर रहा था एक साल में। तो मतलब वो सबसे ऊपर बैठा हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मार्केट जो स्टेबलाइज हो चुका है। स्टेबलाइज मतलब ना गिरने वाला है और ना बढ़ने वाला है। इन मतलब कि अब बढ़ने वाला तो मेरा है ही नहीं, मैं जहां हूं वहीं हूं। अगर होगा तो आगे जाके मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, बढ़ने तो नहीं वाला है, ठीक है। कंपटीशन गाइस इसमें टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे कॉम्पिटिटर जीरो थे,
यहाँ से मेरे चालू आना हुए और इसमें आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ 1999 की, तो टाटा प्लस फोर्ड की एंट्री हो चुकी थी मार्केट में, हैंस कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। प्रॉफिट्स मेरे अब नीचे आने लगते हैं, प्रॉफिट्स मेरे अब नीचे आने लगते हैं। मैं अगर बोलूँ कि प्रॉफिट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं बट ग्रोथ रेट उसकी कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं ग्रोथ फेज में ऐसे रेट से जा रहा था, पर अब मैं मैच्योरिटी वाले में धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। मैं टॉप लेवल पे हूँ, मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट कम आने लगते हैं कंपटीशन के कंपटीशन ज़्यादा होने से, और मैं इसमें एम करता हूँ कि मैं स्टेबलाइज रहूँ भाई, मैं अच्छे से टिका रहूँ बस मार्केट में। और फाइनली हमेशा आदमी नहीं टिक सकता, एक बार बहुत ऊपर जाता है तो उसको गिरना ही पड़ता है, और इसके बाद हमारा फेज आ जाता है डिक्लाइन वाला फेज। और डिक्लाइन वाला फेज क्या बोलता है कि सर इसमें सेल्स भी सबसे ज़्यादा कम होती है, प्रॉफिट भी इसमें मेरा कम होता है, मतलब हर चीज़ गिरने वाली रहती है। क्यों गिरने वाली रहती है? क्योंकि इसमें मेरा कंपटीशन यहाँ पे हाईएस्ट था। अब मेरे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट भी आने लगे हैं, और मेरे कॉम्पिटिटर, मेरे जो खुद के कस्टमर थे वो कॉम्पिटिटर पे स्विच होने लगे हैं। सपोज मारुति का एग्जांपल लूँ तो अगेन i10 i20 ये सब गाड़ियाँ लॉन्च होने लगी थी, जो मारुति से बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रही थी सेम कॉस्ट पे, इसलिए मारुति को सब ने अलग कर दिया। हैंस इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो भाई अपना डिवीजन बंद कर दो या कुछ और करो। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करना क्यों है यार, इसका क्या फायदा है, कुछ फायदे तो बताओ। तो अगर एक बिजनेसमैन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को स्टडी करता है तो वो एक ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए ट्रीटमेंट कर सकता है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का डायग्नोसिस कर सकता है। कैसे डायग्नोसिस कर सकता है? यार मैं अभी इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ स्टेज में हूं ना, मेरा प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ स्टेज में हो, तो मैं क्या करूं, एक काम करता हूँ ना, एक्सपेंशन करता हूँ यार। मारुति ने देखा कि इंट्रोडक्टरी फेज में लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा प्रोडक्ट और धीरे धीरे लोग बाय करने लगे हैं, तब मैंने सोचा अब एक्सपेंड करता हूँ, अब मैं नई नई फैक्ट्रीज खोलना शुरू करता हूँ और नई नई एडवर्टीजमेंट भी शुरू करता हूँ। पर मैंने देखा यार मेरा तो मैच्योरिटी फेज में मतलब मैं अभी स्टेबलाइज हूँ, सबसे ऊपर हूँ, पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, आगे जाके गिरने वाला हूँ। आगे जाके गिरने वाले हो ना, कोई बात नहीं, जो भी पैसा आ रहा पैसे निकालते जाओ, दूसरी जगह इन्वेस्ट करते जाओ भाई, पैसा निकालो दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई कर दो। पर अब मेरा डिक्लाइनिंग स्टेज है तो मैं क्या करूं, तो मैं हार्वेस्ट कर दूंगा, रिट्रेंच कर दूंगा, या मैं उस डिवीजन को बंद कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वैल्यू चेन एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट कि जो भी मेरा प्रोडक्ट पास होता है वेरियस चेन से, उसका एनालिसिस करना। मेरा एक प्रोडक्ट है वो 10 चेन से गुजरता है, तो उसका एक एक चेन का एनालिसिस करना इज नोन एज वैल्यू चेन एनालिसिस। सपोज मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करना है। क्या बात है सर, ये वर्ड सुना सुना लग रहा है, क्या मतलब होता है, एक बार तो बता दूं। तो मेरे को अपने कॉम्पिटिटर्स को भगाना है मार्केट से, मेरे को अपने कॉम्पिटिटर्स को भगाना है, तो मैं कैसे भगाऊंगा? जो मेरे कस्टमर है ना, उसको क्या बोलूंगा कि यार मेरा प्रोडक्ट जो है ना, जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ वो आपको वो बंदा कर ही नहीं सकता, यानी कि मैंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर लिया है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ सर्विस आप अपने क्लाइंट या कस्टमर को देना जो आपका कॉम्पिटिटर उसको कभी नहीं दे पाता है, ना उसको दे सकता है ना दे पाएगा। तो ये यूनिकनेस टाइप की होती है। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना तो आपको वैल्यू चेन एनालिसिस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। टेकिंग एग्जांपल ऑफ डी मार्ट, डी मार्ट क्या बोलता है? डी मार्ट बोलता है कि हमको सबसे पहली बात कि लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करना है। दूसरा, एनीवेयर मतलब जहाँ पे कस्टमर बोलेगा, अगर ऑनलाइन सपोज डीमार्ट ऑनलाइन भी सेल करता है, तो जहाँ पे कस्टमर बोलेगा वहाँ उसके घर पे भी देके जाना है, सस्ता भी देना है, अच्छा भी देना है, घर पे भी देना है। तो ये मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये इसी कारण डीमार्ट आगे है और बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स पीछे हैं। तो मैं बोलूंगा कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है तो वैल्यू चेन एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट किस किस चीज़ से पास ऑन होता है? तो मैंने देखा कि यार एक तो प्राइमरी एक्टिविटी से होता है और दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटीज से होता है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको लो कॉस्ट पे खरीदना है डीमार्ट से, तो आप क्या करोगे? तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मेरे को रॉ मटेरियल प्रोक्योर सबसे सस्ता करना है, मतलब प्रोक्योरमेंट वाला पार्ट आ गया। ये क्या बोलता है कि आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो, पहली बात तो सबसे सस्ता होना चाहिए, और किससे होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, वो भी आपको प्रोक्योरमेंट वाला पार्ट बताता है। फिर इसका बड़ा भाई काम में आ जाता है। बड़ा भाई मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मिस्टर एक्स से प्रोक्योर करना है और मेरे रेट भी डिसाइड हो गए, पर भाई उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, वेयर हाउसिंग लगेगी, ये सब चीज़ें कौन देखेगा? तो मैंने बोला ये मेरा इनबाउंड लॉजिस्टिक का काम हो गया। ठीक है, तो ये मेरी दो एक्टिविटीज़ हो गई। फिर मैं बोलूँगा ऑपरेशंस आ जाता है। ऑपरेशंस मतलब कि मैं अगर कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ और उसको प्रोसेस करके
आउटपुट बना रहा हूँ। तो ये जो बीच वाला पार्ट हो गया वो मेरा ऑपरेशंस हो गया। यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल लाया और यहाँ मैंने आउटपुट दे दिया, तो ये बीच वाला मेरा ऑपरेशंस हो गया। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज ऑपरेशन। तो ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी की बात हो गई। पर क्या सर्विस सेक्टर में सर्वे ये वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। सर्विस चेन में क्या होता है? ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब होता है कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना अपने कस्टमर को। सपोज मैं डीमार्ट में हूँ, तो डीमार्ट में मैं प्रोडक्ट बना नहीं रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट सीधा खरीद के बेच रहा हूँ। तो इसमें ऑपरेशंस वाला पार्ट होता है कि कस्टमर को मैं अच्छे से सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको नॉलेज दे रहा हूँ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये सब वाला पार्ट मेरा ऑपरेशंस में आ जाएगा। फिर बोलता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी भाई। अगर आप डीमार्ट से ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो ध्यान रखना, आपने अगर सोप मांगी है उसने, तो ऐसा नहीं कि शैम्पू भेज दो। ठीक है? तो इन सब चीज़ों में आपको एक्यूरेसी रखना पड़ेगा। ये मेरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक वाला पार्ट बोलता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय आउटबाउंड लॉजिस्टिक? इट सिंपली मीन्स कि collect, store and distribute the product to the customer. For tangible product, this would be warehousing, material handling, transport, and in case of services, it is concerned with arrangement for bringing customers into the service. तो ये मेरा आउटबाउंड हो गया। देन मार्केटिंग एंड सेल्स। यार, आप सबसे अच्छा प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, कम कॉस्ट में भी प्रिपेयर कर रहे हो और कस्टमर के घर तक भी देके जा रहे हो, पर कस्टमर को पता कैसे चलेगा? इसलिए आपको मार्केटिंग और सेल्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड एट लास्ट सर्विसेज। सर्विसेज में का एक एग्जांपल होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो मैं उसके घर जाके इंस्टॉल करूंगा, रिपेयर करूंगा, ये सब सर्विसेज दूंगा। देन मैं सपोर्ट किस किस चीज़ का हो रहा है ये सब चीज़ों का? तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट की तो बात कर ली कि अमाउंट को सपोर्ट कर रहा। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यार, टेक्नोलॉजी कितनी है मेरे प्रोडक्ट में, ये चीज़ मेरे को कैसे देखना पड़ेगा? मैं कुछ भी अगर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो क्या मैं प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ, क्या प्रॉपर मैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ? ये मेरा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया। देन इट सेज कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज करेगा कौन? ह्यूमन भी नहीं करेगा ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन इट इज व्हाट डू वी मीन फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि डीमार्ट आपका एक जगह तो नहीं है ना, डीमार्ट आपका 10 जगह है, 50 जगह है, 100 जगह है। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है कि मेरे को सबसे कम कॉस्ट में सबसे अच्छा प्रोवाइड करना, वो एक जगह नहीं होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हैंस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप होना चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये नोट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो बोलता है मेरा एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व क्या बोलता है कि सर, जो भी हम सीखते हैं ना अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूँ कि अगर एक लेबर एक प्रोडक्ट शुरू शुरू में कितने 2 घंटे में बनाता है, 2 घंटे में बनाता है, तो उसी लेबर को अगर मैं 1 साल बाद देखूंगा तो वो 30 मिनट में, आधे घंटे में ही बना देगा। ठीक है? तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहली बार पढ़ रहे थे तो आपको एक चैप्टर में 5 घंटे लग गए, बट फोर्थ टाइम पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में ही पूरा रिवाइज कर लिया? तो ये बोलता है कि एक्सपीरियंस कर्व, कि जैसे जैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है ना, रिपीटेटिव प्रोडक्ट वर्क करते हुए, एक ही काम बार बार करते हुए, उसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। तो सर, एक्सपीरियंस कर्व के फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इसका यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। यूनिट कॉस्ट कैसे कम हो जाता है? सपोज मेरी डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट ये है, और जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मेरे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती जाती है और मेरी डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाती है। 1,000 रुपये में पहले मैं 10 प्रोडक्ट बना लेता था, बट अब 1,000 रुपये में मैं 20 प्रोडक्ट बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी लेबर जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, जल्दी जल्दी काम करने लगी है। मेरी जो मशीनरी है वो भी यूज टू हो गई है, मतलब लोग यूज टू हो गए हैं उसको बनाने के लिए। तो ये सब एक्सपीरियंस कब होता है? आप बोलते हैं एक्सपीरियंस कब अचीव कैसे करें? तो आप कैसे कर सकते हो? इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाके, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करके, या तो प्रोडक्ट को ही बदल दो, आप रीडिज़ाइन कर लो, या टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके कर सकते हो। एक्सपीरियंस कर्व कब कब अचीव होता है? कि जैसे ही जैसे आप इंडस्ट्री में ग्रो होते जाते हो, आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट मिलते जाता है। और एक्सपीरियंस कर्व का एक और क्या फ़ायदा है कि सर, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। बैरियर कैसे एक्ट करता है? आज अगर रिलायंस जो प्रोडक्ट 100 रुपये में बना रहा है, वो नया जो भी कॉम्पिटिटर आएगा वो श्योरली 120 प्लस में ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस से 10 साल से, रिलायंस 50 साल से है, सेम प्रोडक्ट इतने साल से बना रही है, तो उसके पास लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट है, और वो
यही प्रोडक्ट को कम कॉस्ट में बना रही है, तो इसलिए इट एक्ट्स एज अ बैरियर। तो ये मेरा हो जाता है एक्सपीरियंस का, बहुत ही ईजी था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है। तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री मतलब होता है कि अगर मैं कोई भी इंडस्ट्री में जंप कर रहा हूँ, तो मेरे को देखना है कि वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है कि नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर जन के लिए ये, हर प्रोडक्ट के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री एनालिसिस अलग अलग हो सकता है। सपोज मैं अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूं, तो मुकेश अंबानी जब जंप कर रहे थे इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या सोचा होगा, ये टॉपिक बताता है मेरा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। सबसे पहले इट इज अबाउट रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट थिंग, इट सेज कि अंबानी जी माइट भी थिंकिंग कि यार मैं जंप तो कर रहा हूँ, बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, या फ्यूचर में है कि भी नहीं। अरे फ्यूचर में है नहीं है वो ठीक है, बट अभी मेरे पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है। दूसरा, कौन कौन मेरे कॉम्पिटिटर्स है, एयरटेल है, आइडिया है, इनको कैसे हटाना है। पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल जो अभी हम पढ़ने जाएंगे, उनका वो कितना कितना फोर्सेस अपना लगाते हैं मेरे प्रोडक्ट पे। ऑल्सो मेरी कॉम्पिटेटिव पोजीशन क्या रहेगी। सेकेंड थिंग कि ये जो एयरटेल आइडिया वगैरह है, इनको मैं एक्वायर कर सकता हूँ क्या, क्योंकि ये अब वीक पड़ जाएंगे। दूसरा, मैं कैसे डिफेंड करूंगा इनको, क्या क्या रिस्क आएगी, क्या क्या अनसर्टेनिटीज आएंगी, या मेरा इसमें कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन क्या मेरे दूसरे बिजनेस में काम आएगा, क्या क्या एफएमसीजी में कुछ हेल्प देगा मेरे को या नहीं देगा। तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं, ये सब फैक्टर्स रहते हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस को जानने के लिए। तो ये भी बहुत छोटा टॉपिक था, ये मेरा कौन सा था, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल से बता देता हूँ। वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है कि सपोज आप, दो टॉकीज हैं आपके सिटी में, ठीक है। फर्स्ट टॉकीज जाते हो, तो उसमें मूवी का प्राइस है सपोज 100 रुपीज़, ठीक है। और दूसरी टॉकीज में भी प्राइस है 100 रुपीज़। तो अगर आप टॉकीज वन में जाते हो तो आपको सिर्फ मूवी देखने मिलती है, बट अगर आप टॉकीज बी में जाते हो तो आपको मूवी देखने मिलती है, साथ में आपको फ्री में समोसा मिलता है, साथ में फ्री पॉपकॉर्न मिलता है, और साथ में आपको ये लेने नहीं जाना पड़ता है, उनका जो आदमी है, जैसे आप पीवीआर आइनॉक्स में देखे होंगे, वो आपको खुद लेके आता है। यानी कि आपको ऑन सीट डिलीवरी भी मिलती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि यार आप टॉकीज बी में जाना ही क्यों प्रेफर करोगे, तो आप बोलोगे यार 100 रुपये लग रहे हैं, बट मेरे को सर्विस 200 रुपये की मिल रही है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं 200 रुपये वसूल करके आ गया हूँ उनसे। तो अब मैं देखूंगा कि एक्चुअली में ये कितने में मिल रही है, 100 रुपये में। बट कस्टमर को क्या लग रहा है कि यार मेरे को तो मैं इसके 200 रुपये तक दे देता। तो ये जो 100 रुपीज़ का है वो वैल्यू क्रिएशन होता है, 100 रुपीज़ का है वो मेरा वैल्यू क्रिएशन होता है। तो इफ आई रिपीट ये बोलता है कि आप अपना प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ, आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनाओ कि कस्टमर जब पैसे देना तो उसको ऐसा लगे कि उसने तो बहुत ही कम पैसे दिए हैं और उसने बेनिफिट बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो हाँ, आपको हर प्रोडक्ट में अपना वैल्यू क्रिएशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये बोलता है कि इसमें तीन चीज़ें लाई करती हैं। तीन चीज़ें क्या क्या लाई करती हैं इस कंसेप्ट में। सबसे पहला होता है कॉस्ट, दूसरा होता है द प्राइस यू चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, और थर्ड होता है वैल्यू यू गिव टू द कस्टमर। तो एक आइडियल आपका प्राइस क्या होना चाहिए, तो एक कॉस्ट से कम तो नहीं होना चाहिए यार, घाटे में सौदा तो करोगे नहीं। तो कॉस्ट है सपोज आपकी 80, ठीक है। अब वैल्यू आप कितने की दे रहे हो, तो आई से कि वैल्यू तो 200 रुपये की कस्टमर को मिल रही है। तो कोई भी आप जो प्राइस सेट करो वो ध्यान रखो कि वैल्यू जितनी दे रहे हो कस्टमर को और जितना कॉस्ट है आपका उन दोनों के बीच में रहे। सपोज मैं 100 रुपीज़ अगर प्राइस कोट करता हूँ तो 100 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, बट अगर मैं 150 रुपीज़ कोट करता हूँ तो देन टू वैल्यू क्रिएशन कस्टमर को 50 रुपीज़ का मिलता है। तो ये मेरा होता है कस्टमर, ये मेरा कंसेप्ट होता है वैल्यू क्रिएशन का। तो कैन आई से दैट फर्म कॉस्ट ये है, वैल्यू कस्टमर को ये है, और प्राइस ये है। तो ये जो बीच का पार्ट है दैट इज द कस्टमर सरप्लस, और ये वाला जो पार्ट है वो मेरा है फर्म्स का मार्जिन। तो ये डायग्राम भी आपको ध्यान रखना और वैल्यू क्रिएशन का टॉपिक भी ध्यान रखना। एक बार मैं आपको ये पढ़वा देता हूँ। इट क्रिएट्स द वैल्यू दैट इंक्रीजेस द वर्थ ऑफ द गुड। यानी कि आप 100 रुपये दे रहे हो तब भी आपको लग रहा है यार ये तो 200 रुपये की चीज़ थी। इसमें बेसिकली तीन चीज़ होती है, वैल्यू द कस्टमर प्लेसेस ऑन द कंपनी प्रोडक्ट, द प्राइस द कंपनी चार्जेस, और कॉस्ट जो कंपनी को लगती है। तो वैल्यू जो कस्टमर लगाता है उस गुड्स के लिए वो किस फॉर्म में रहता है, वो यूटिलिटी के फॉर्म में रहता है। सपोज वो उसको डिज़ाइन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों के आफ्टर सेल सर्विसेज, इन इस फॉर्म में भी उसको यूटिलिटी या सर्विस मिल सकती है, तो भी मैं बोलूँगा कि मेरे को, मैंने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करी है। तो ये मेरा हो गया थर्ड वाला टॉपिक, यानी कि मैंने वैल्यू क्रिएशन पढ़ लिया, एक्सपीरियंस कर्व कर लिया, एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री पढ़ लिया। तो
These were basically three more topics. सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है सर? नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड 100% ये टॉपिक आता ही आता है. इट्स इज इंडस्ट्री का एनालिसिस करने बैठ रहे हैं. अब पहले हमने एनवायरनमेंट का किया, देन प्रोडक्ट का किया, अब हम इंडस्ट्री का कर रहे हैं. और इंडस्ट्री में आता है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर इसमें से? तो इसमें से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, एक्सप्लेन 5 फोर्सेस मॉडल, आरटीपी में 18, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं मॉडल 5 फोर्सेस मॉडल होता क्या है. तो ये बोलता है कि अगर आप एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो या फिर आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके आजू बाजू ऊपर नीचे जो जो लोग हैं वो आप पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं. आई रिपीट, ऊपर नीचे आगे पीछे कौन कौन से लोग हैं और वो क्या क्या प्रेशर डाल रहे हैं आपको, उसके हिसाब से आपको एनालाइज करना है. सर मेरे ऊपर कौन आता है? तो आप यहाँ पे बैठे हो, आपके ऊपर आपका सप्लायर है. नीचे, नीचे आपका कस्टमर है. आजू बाजू कौन है मेरा? सर मैं बोलूँगा आजू बाजू सबसे पहले मेरा है राइवल, यानी कि कॉम्पिटिटर. और दूसरा मेरा कौन है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. और नया, नया बंदा कोई तो नहीं आएगा, तो न्यू एंट्रेंट्स. आगे पीछे ऊपर नीचे और नया बंदा जो है ना, ये अगर मेरे पास आया तो वो क्या प्रेशर रखता है, उसकी कितनी हिम्मत है, उस अकॉर्डिंग मेरे को अपना डिसीजंस लेना पड़ेगा. तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ये हो जाते हैं. व्हाट इट सेज कि हाउ टू यूज इट. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन कौन से कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं. दूसरा एवेल्यूएट करो कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं वो, और उसके बाद एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ देख के अपनी डिसीजन पे डिसीजन लो. what are these 5 forces? Threat of new entrants, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, nature of rivalry and threat of substitute. सपोज मैं क्या हूँ? मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री हूँ. तो मैं जानता हूँ कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स बहुत ही कम है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस नहीं है. बहुत 10-15 साल हो गए तब जाके एक नया एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया है, और वो है रिलायंस जियो. तो इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इसमें बहुत ही ज़्यादा लो है. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की बात करूँ तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की, यानी कि सपोज मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री पे हूँ एंड मेरे बायर्स कौन है? मेरे बायर्स हैं नॉर्मल कस्टमर्स. मेरे को पता है ना, मेरे बायर्स लाखों में नहीं करोड़ों में है. ठीक है, और मैं लीडर हूँ. इसलिए मैं बोलूँगा कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बहुत कम है. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कम है और मेरी पावर सबसे ज़्यादा है. तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कम है. अब मैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात करूँ तो टेलीकॉम वाला मैं बोलूँगा कि मेरे को लाइसेंस किससे? गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा. और गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही है. तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ. गवर्नमेंट जो बोलेगी मेरे को वो करना पड़ेगा. जो प्राइस कोट करेगी उस प्राइस पे मेरे को खरीदना पड़ेगा टेलीकॉम का लाइसेंस. तो मैं बोल सकता हूँ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बहुत ज़्यादा है इस केस में. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा है और मैं वीक पड़ गया इधर पे. फिर नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री. क्या मैं अकेला हूँ उस टेलीकॉम इंडस्ट्री में? मैंने बोला नहीं, दो और हैं यार. आइडिया भी है, वोडाफोन भी है, एयरटेल भी है. भले गिनती के 4 लोग हैं, बट ये चारों जन इतने बड़े हैं ना कि मैं बोलूँगा राइवलरी बहुत ज़्यादा है इस केस में. आप ये भी कह सकते हो कि सिर्फ 4 हैं तो कम है. तो मैं अगर आपको किसका होलसेलर का एग्जांपल दूं या किसी भी नॉर्मल स्टोर का एग्जांपल दूं, तो किराने वाले कम है कि ज़्यादा है? तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा है. हेंस राइवलरी इस केस में बहुत ही ज़्यादा कहला जाएगी. ठीक है, अगर आप टेलीकॉम की बात करो तो आप ये भी कह सकते हो बहुत ज़्यादा है, पर किसी न किसी केस में ज़्यादा तो कहलाई जाएगी. गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट एक ही है, तो कोई राइवलरी नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट. क्या सब्सिट्यूट प्रोडक्ट कोई अवेलेबल हो सकता है क्या कस्टमर को? तो मैंने कहा कोई भी नहीं हो सकता भाई. क्यों हो सकता है? आज आप ये नहीं बोल सकते चलो सिम इसके नहीं खरीदते हैं, बिना सिम के फ़ोन में बात कर लेंगे लोगों से. ऐसा नहीं है. मतलब मेरे सिम का कोई भी सब्सिट्यूट नहीं बन पाया है. ठीक है, अगर मैं बात करूं पेट्रोल वाली गाड़ियों की, पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए सब्सिट्यूट डीजल बन गया है. ठीक है, अगर मैं डीजल की बात करूं तो पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए सब्सिट्यूट ईवी बन गया है. तो मैं बोलूँगा कि इस इंडस्ट्री में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो मेरी पोजीशन वीक होती जाएगी. क्यों? क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे मेरा कस्टमर जाने लग जाएगा. तो ये एक ओवरव्यू था. नाउ विल जंप इनटू ईच एंड एवरी टॉपिक. सबसे पहले बोलता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्यों आपके लिए दिक्कत है? जितने ज़्यादा एंट्रेंट्स आएंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी. जितने ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स आएंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. क्यों कम होगी? सबसे पहले न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी में ऐड करते हैं और सेम मार्केट को कैटर करेंगे, बट मार्केट में सप्लाई अब बढ़ने जा रही है. मार्केट में सप्लाई अब बढ़ने जा रही है.
तो अब मैं क्या करूं, मेरे को बैरियर क्रिएट करना है। बैरियर किसके लिए क्रिएट करना है? कि नए बंदे नहीं घुस पाए। कुछ बैरियर मैं खुद क्रिएट कर दूंगा, कुछ बैरियर मैं खुद क्रिएट कर दूंगा और कुछ इंडस्ट्री खुद कर देगी। जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट में, आज मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुस रहा हूँ, क्या नया बंदा इस इंडस्ट्री में आ सकता है? क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इंडस्ट्री में ऐसी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ कि जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मैं बोलूँगा ऑटोमेटिकली मैंने बैरियर बना दिया है भाई, इसके लिए, न्यू एंट्रेंट्स के लिए। अब मैं बोलूँगा आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऐसी अचीव कर लो कि न्यू एंट्रेंट्स आ ही ना पाए। सपोज सपोज मुकेश अंबानी सर से मैंने बोला कि आप सिम इतनी क्वांटिटी में बना दो, करोड़ों क्वांटिटी में बना दो, कि जो नए एंट्रेंट के लिए 100 रुपये कॉस्ट लगता है ना, वो आप ऑलरेडी 90 पे बेच रहे हो। तो नया एंट्रेंट आएगा ही क्यों? वो बोलेगा यार जब मेरी कॉस्ट ही 100 लग रही है और अंबानी जी 90 रुपये में सिम बेच रहे हैं, मेरे को आना ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफर करो, ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफर करो कि नया बंदा आने से ही डर जाए। डर जाए, आए भी ना, कम भी प्राइस पे फॉल करे तब भी आपका कस्टमर आपके पास नहीं जाएगा। आईफोन, जितने पैसे लेना हो ले लो, पर आईफोन जैसी क्वालिटी कोई प्रोवाइड नहीं कर पाया है। सैमसंग ने ट्राई किया, 1 लाख से ऊपर के फ़ोन लगाए क्योंकि उसने 1 लाख से ज़्यादा की कॉस्ट इनकर करी और बोला कि मैं अब क्वालिटी दूंगा, एप्पल जैसी फेल हो गई। तो आप ऐसा डिफ्रेंसिएशन दो कि नया एंट्रेंस डर जाए आने से। स्विचिंग कॉस्ट हाई रखो। कैसे स्विचिंग कॉस्ट हाई रखो? माइक्रोसॉफ्ट एमएस, माइक्रोसॉफ्ट जो भी यूज़ कर रहा था, इतनी गंदी आदत लगवा दी ना माइक्रोसॉफ्ट ने कि आज भी अगर आप मैक पे स्विच करोगे ना, मैक ओएस पे, एप्पल पे, आप डर जाओगे। ठीक है, आप सोचोगे यार मैं मैक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी इतनी गंदी आदत लग चुकी माइक्रोसॉफ्ट की कि भले मेरे को मैक से ज़्यादा महंगा लैपटॉप भी खरीदना पड़ जाए ना, पर खरीदूंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट का ही, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है। हाउ आई स्विच टू दैट ब्रांड आइडेंटिटी? आप अपने प्रोडक्ट की ऐसी ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ कि कोई आदमी नए आने से पहले 10 बार सोचे कि मैं उसको जितनी ऑफर कर दूं ना, ये बंदा नाइकी का फैन है, नाइकी ही लेगा, इसलिए मेरे को घुसना ही नहीं इस इंडस्ट्री में। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे ही रोक लगा दो। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स ने क्या बोला अपने होलसेलर्स को? एशियन पेंट्स कंपनी में अपना पेंट्स बना रहा, उसके 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। 10 डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बोला? आपको मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है? सब लोग बोले सर आपके साथ तो रहना ही है, नहीं तो मैं बेचूंगा क्या? एशियन पेंट ही तो बेचता हूँ। ध्यान रखो, एशियन ही बेचना। फिर अगर आपने JSW या कोई सा और पेंट बेचा ना, तो फिर सोच लेना भाई हम आपको पेंट देना बंद कर देंगे। आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे ही रेस्ट्रिक्शन लगा दी। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। सर रिटेलिएशन मतलब क्या होता है? काउंटर अटैक। नया एंट्रेंट क्या सोचेगा? नया एंट्रेंट आ रहा है, सपोज जियो की जगह कोई और आ गया, लियो। लियो सोच रहा है यार कि मैं अब एंटर करता हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और देखना अंबानी जी की 100 रुपये में सिम बेच रहे हैं ना, मैं 95 में बेच दूंगा। तो एग्रेसिव रिटेलिएशन मतलब होता है कि ये लियो को डर लगेगा कि अगर मैंने ये हरकत करी ना 95 में बेचने वाली, तो इसको गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा होके कॉस्ट से भी कम पे बेचना ना शुरू कर दे, 90 रुपये पे। क्यों? बोलेगा कि न्यू एंट्रेंट्स को तो भगाना ही है, भले मैं अपना लॉस क्यों ना कर दूं, जियो बोलेगा। तो ये एक डर रहता है कि एग्रेसिव रिटेलिएशन ना हो जाए, इसलिए आ, इसलिए डरता है नया एंट्रेंट्स आने में। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर न्यू एंट्रेंट आने के ज़्यादा चांसेस हैं उस इंडस्ट्री में, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो उससे बचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा। और बैरियर्स टू एंट्री का चीट कोड क्या है? CBSC ऐप। CBSC ऐप। नाउ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या बोलता है? सर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में हूँ, मैं जियो हूँ, मैं बेच रहा हूँ किसको? मेरे बायर्स कौन है? मेरे बायर्स भाई करोड़ों लोग हैं, ठीक है, मेरे बायर्स जो हैं करोड़ों लोग हैं। तो मैं इस केस में कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, तो इट सेज कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली द प्राइस बट ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट। बट अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरा बायर पावरफुल है, बायर पावरफुल कैसे हो सकता है? सपोज 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 3 केस होते हैं जिसमें बायर्स मेरा पावरफुल हो जाता है और मैं फिर छोटा पड़ जाता हूँ। जब बायर को फुल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट हो, यार मैं सिम बेच रहा हूँ 100 रुपये में, भले मैं करोड़ों लोगों को बेच रहा हूँ, पर वो करोड़ों करोड़ों लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं ना कि वो मेरे को ज्ञान देने लगे कि सर आप 100 रुपये में बेच ही नहीं सकते हो। पहली बात तो एज पर दिस पॉलिसी दैट पॉलिसी आपकी कॉस्ट से इतना रहता है, आपके में MRP 95 रुपीज़ है, पर तब भी आप 100 रुपये में बेच रहे हो।
आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए, इतना 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 सब पता है ना। मतलब बंदे को नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए चुपचाप से थोड़ा सा प्रॉफिट कमाओ और निकलो। सेकेंड केस, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, दैट मीन्स दैट आर बिग बायर्स। बिग बायर्स का क्या मतलब होता है, मेरी एक्स वाई जेड आयरन कंपनी है और मेरा, मैं 1,000 टन साल भर में प्रोड्यूस करता हूँ आयरन, बट 900 टन तो मेरा एल एन टी ही ले लेता है। 900 टन मतलब 90% जो मेरा आयरन है ना, वो सिर्फ एल एन टी खरीद लेता है, एक सिंगल वायर। तो मैं क्या बोलूंगा, एल एन टी ज्यादा पावरफुल है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ? तो आई वुड से एल एन टी ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा ऊंच नीच उससे नहीं कर सकते अपन। चुपचाप से एल एन टी बोल रहे हैं ना कि इस बार यार 100 नहीं, इस बार 95 में दो, मेरे को 95 में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायर पावरफुल है। नेक्स्ट थिंग, द बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। मेरा क्या एग्जाम्पल है, बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि बेचने वाले तो 10 लोग हैं, बेचने वाले 100 लोग हैं, पर खरीदने वाले सिर्फ 10 ही लोग हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर मेरे पास आ जाओ ना प्लीज, 100 लोग हैं उनको छोड़ के मेरे पास आ जाओ, 99 को छोड़ के। तो इसका मतलब हो गया, बायर्स आर मोर कंसंट्रेटेड, बायर्स कम है बट सप्लायर्स ज्यादा है, या फिर सब्सिट्यूट ज्यादा अवेलेबल है। सब्सिट्यूट, सपोज इस प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट 20 सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो मैं चुपचाप से बोलूंगा यार मेरा प्रोडक्ट यूज करो, सब्सटीट्यूट का मत करो। तो इन तीन केसेस में मेरा बायर ही पावरफुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या बोलता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इसका मतलब क्या होता है, मैं सर सपोज पेट्रोल पंप का ओनर हूँ, ठीक है, पेट्रोल पंप का ओनर हूँ। मैं बेच किसको रहा हूँ, करोड़ों कस्टमर को, मतलब बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कम है मेरी, ठीक है। मैं खरीद किससे रहा हूँ, भाई तेल तो गवर्नमेंट से ही खरीदोगे ना। तो मेरा सप्लायर एक ही है, इसलिए मैं बोलूंगा कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बोलता है कि बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहेगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ इट सेज दैट सप्लायर्स कमांड बार्गेनिंग हाई बार्गेनिंग पावर। कब कब हाई बार्गेनिंग पावर रहती है, दैट देयर प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल एंड सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल। यार गवर्नमेंट को मैं धमकी दूंगा क्या, गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा मैं कि आप पेट्रोल जो है ना थोड़ा सा ठीक ठाक रेट पे लगाओ, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी जा भाग जा, निकल जा। उसको भी पता है कि कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है ना। पेट्रोल अगर गवर्नमेंट बेच रही है तो डीजल भी गवर्नमेंट ही बेच रही है, कहाँ जाओगे। इसलिए गवर्नमेंट विल से कि आपके पास कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। दे लीड टू हाई स्विचिंग कॉस्ट। मैं गवर्नमेंट को जाके बोला कि आप नहीं दोगे ना पेट्रोल और डीजल सही रेट पे, तो मैं ईवी में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी जाओ ईवी में शिफ्ट हो जाओ। क्यों नहीं ऐसा बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को भी ये पता है कि ये ईवी ईवी का बोल रहा है, पर इसको पेट्रोल पंप पहले तो बेचना पड़ेगा, ज़मीन बेचनी पड़ेगी, ईवी वाली कंपनीज से करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का स्टेशन का ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यार आसान काम नहीं है ये। इट मीन्स कि उसका बहुत ज़्यादा स्विचिंग कॉस्ट हाई है। तो अगर मेरे स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो मैं बोलूंगा कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई मेरी ज़्यादा है। मोर कंसंट्रेटेड देन बायर्स, भाई सप्लायर सिर्फ एक ही है, मेरा सप्लायर सिर्फ एक ही है, और मेरे जैसे 100 लोग बैठे हैं खरीदने वाले, ठीक है। मैं पेट्रोल पंप का ओनर हूँ, तो मैं भी रिलायंस मैं भी खरीद रहा हूँ, बीपीसीएल भी खरीद रहा है पेट्रोल उस गवर्नमेंट से, ओएनजीसी भी खरीद रहा है सपोज, और अपना जो भी है एचपी भी खरीद रहा है। तो हम लोग खरीदने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं ऑयल, बट सप्लायर सिर्फ गवर्नमेंट है, हेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी ज़्यादा है। नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है कि मेरे मार्केट में मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, सपोज मैं हूँ रिलायंस जियो, मैं पेट्रोल पंप बेचने आया तो मैं अनशन रेट पे बेचने लग गया, पर मेरे को ध्यान है एक मिनट भाई एचपी भी है, बीपीसीएल भी है, सब कुछ है। मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत सारे राइवल्स हैं, इसलिए सबसे मिला के चलना पड़ेगा। दिस इज मेनली नोन एज कॉम्पिटिशन। द कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस अफेक्ट द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है। नाउ इट सेज दैट राइवलरी टेंड्स टू बी कट थ्रोट। राइवलरी सबसे ज्यादा कब माना जाता है, कब माना जाता है कि नेचर और राइवल बार्गेनिंग पावर ऑफ राइवलरी इज हायर, मतलब कि इस इंडस्ट्री में सबसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो इट्स इसकी इंडस्ट्री लीडर। इसका चीट कोड क्या है, इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 टू 1, रिपीटेड लिख दिया है, ओके। सो आई फॉर इंडस्ट्री लीडर, मार्केट में एक इंडस्ट्री का लीडर है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इन सिंपल वर्ड्स अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, तो फिर से मेरा प्रॉफिट कम आ जाएगा।
फिक्स्ड कॉस्ट, अगर उस इंडस्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है ना तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट से कैसे रिलेशन है राइवलरी का और प्रॉफिट का। सपोज मैं एयर इंडिया हूँ और मेरे सामने वाला कौन है, विस्तारा है, ठीक है। भाई इस इंडस्ट्री में इतना फिक्स्ड कॉस्ट लग चुका है कि एक बार अगर मैंने फ्लाई उड़ाई ना तो मेरे सपोज 10 लाख रुपए तो लगने ही लगने हैं, और मेरी सीटिंग कैपेसिटी 200 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार फ्लाइट तोड़नी है, पैसे तो लगी गए फिक्स्ड कॉस्ट। तो अभी जो अपने इस फ्लाइट में 150 लोग बैठे हैं ना, 150 लोग बैठे हैं ना, तो एक काम करो, कैसे भी करके 50 और लेके आओ, कैसे भी करके 50 और लेके आओ, क्योंकि मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करनी है। 10,000 की फ्लाइट की टिकट 1,000 में बेच दो, पर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो लग गया है ना, मेरे को कैसे ना कैसे रिकवर करना है, तो ये पूरे 200 की 200 भर के लाओ, ठीक है। बट अगर मैं सपोज करूँ किराने के बिजनेस की में, कभी आपने देखा है कि शक्कर का रेट 40 रुपए किलो है और शॉपकीपर बोल रहा है कि यार मैं इसको 10 रुपए कर दूंगा, बट ये कैसे भी करके बेचो, नहीं ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है उनकी। इसलिए कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि लोग प्राइस कम करके भी बेचेंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट हायर है, इसका मतलब होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है। एग्जिट बैरियर गाइस, एग्जिट बैरियर कुछ है ही नहीं अगर उस इंडस्ट्री में, तो 100% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होने वाली है, ठीक है। और कंपटीशन बहुत ही कट थ्रोट होने वाला है। एग्जिट बैरियर का मतलब होता है कि आप सपोज टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, आपका सपोज प्रॉफिट, आपके कॉम्पिटिटर आप भी कर रहे हो उधर और आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, आप कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट बहुत ही कम हो रहा है, वो लॉस में जाते जा रहा है, तो कॉम्पिटिटर ये नहीं सोचेगा कि चलो आज मैं अपना बोरी बिस्तर बंद करके चला जाता हूँ, क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, उसको टेलीकॉम इंडस्ट्री से बाहर निकलने में ही 6 महीने लग जाएंगे। इसलिए वो बोलता है कि यार लॉस हो रहा है तो होने दो, होने दो, होने दो, थोड़ा और ट्राई करते हैं, थोड़ा और ट्राई करते हैं। बट छोटा मोटा बिजनेसमैन है जिसका जिसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो अगले दिन ही बंद करके दूसरा बिजनेस शुरू कर देगा। तो अगर हाई एग्जिट बैरियर है ना, तो कंपटीशन बहुत हाई होगा और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गाइस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि इंडस्ट्री अलाउइंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अनलाइक sectors with undifferentiated commodities like memory chip or natural resources often see high profitability due to reduced price war. It means our competitors have little opportunity to differentiate their offering. यार ऑयल बेच रहे हो आप, तो आप भी जो ऑयल बेच रहे हो वही आपका कॉम्पिटिटर भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम होने वाली है, कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि आपके पास कोई डिफरेंशिएट करने है ही नहीं, जो सब बेच रहे हैं वही आप बेच रहे हो। आप कोई ऐसी चीज बेचो ना, जैसे आप एप्पल अपना आईफोन बेच रहा है, तो देखो फिर कोई आपके टक्कर में आ ही नहीं पाएगा, दूर दूर तक नहीं भटकेगा। तो अगर आप थोड़ा प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लेके आओ ना, तो हो सकता है आप फायदे में रहो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहे, कंपटीशन कम हो जाए। स्लो ग्रोथ, अगर एट लास्ट इंडस्ट्री ही स्लो ग्रोथ करेगी तो आप भी स्लो ग्रोथ करोगे और कंपटीशन हाई रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आपको क्या क्या देखना है इन चीज़ों में, कि जैसे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और मेरा कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, ऐसे करके आपको एनालाइज करके आंसर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेड ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स क्या बोलता है, अगर आपके प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट है ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा सब्सटीट्यूट तो प्रॉफिटेबिलिटी कम। कैसे सर, यार पहले एक ज़माने में सिर्फ पेट्रोल की कार बिकती थी, सिर्फ पेट्रोल की कार बिकती थी, तो पेट्रोल पंप वाले जो रहते थे ना, वो मालिक रहते थे, क्या बोलते थे, यार जितने पे बेचना अपने को प्राइस बेचो यार, कार पेट्रोल अपन से ही लेने आएगा। पर जैसे ही डीजल आया ना, तो पेट्रोल वाले थोड़े से थोड़ा टाइट हो गए, यार बंदा डीजल कार में भी स्विच कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा पेट्रोल के रेट्स को कम करने लगा, सब्स्टिट्यूट आ गया उसके पास। अब धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल दोनों का सब्स्टिट्यूट आ गए, तो अब दोनों जन सहम गए, बोले यार अब तो थोड़ा और रेट पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही लॉन्च हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च हो जाएंगे तो और दिक्कत होगी। इसलिए जितने ज़्यादा ज़्यादा सब्सिट्यूट बढ़ते जा रहे हैं ना, उतना हमारा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। आप बैंक में एफडी कराने जाओगे, बैंक में एफडी कराने जाओगे ना, तो आपको पता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हो, इंश्योरेंस में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, बैंक डिपॉजिट में कर सकते हो। तो इट सेज दैट ये सब आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हैं इसलिए आपकी अर्निंग कम होगी। सो दीज वर द 5 forces which you have to properly analyze before entering into the industry or before taking any strategic action। अगर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले सपोज मैंने क्या देखा, 5 फैक्टर्स देखे और 5 फैक्टर में से मेरे क्या क्या थे, 5 मॉडल
थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, तो मैंने एनालाइज किया कि और ये इंडस्ट्री ऐसी है ना जहाँ पे न्यू एंट्रेंट्स बहुत सारे आ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। गाइज मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार इस इंडस्ट्री में न्यू एंट्रेंट्स तो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स आएंगे मतलब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर मैंने देखा मेरे बायर्स जो है ना बच्चे लोग वो कैसे हैं, तो मैंने देखा वो भी पावरफुल है यार, सबको नॉलेज हो गया आजकल, तो फिर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, मैं जिससे माल खरीद रहा हूँ कस्टमर को बेचने के लिए उसकी कितनी पावर है, भाई उसकी भी बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि उन लोग एक ही जन है, गवर्नमेंट से ही मैं खरीद रहा हूँ ऑयल। मैंने कहा यहाँ भी प्रॉफिटेबिलिटी गई। नेचर ऑफ राइवलरी कैसी है, राइवलरी भी बहुत ज़्यादा है यार, तो फिर से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, देखा सब्सिट्यूट्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए मार्केट में, मतलब फिर से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। इस इंडस्ट्री में घुसना ही नहीं है भाई। ठीक है, एनालिसिस कर लिया ना आपने, इंडस्ट्री का एनालिसिस कर लिया, इस इंडस्ट्री में ही मत घुसो। इट सेज, सो दिस इज बेसिकली और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। So now next topic we are going to start. What is our next topic? Market and customer, मतलब अपन एक एक फैक्टर्स को एनालाइज करते जा रहे हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि मार्केट और कस्टमर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस दिया कि मार्केट मतलब क्या होता है, कि वेयर आइटम्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। मार्केट फिजिकल भी हो सकता है, मार्केट वर्चुअल भी हो सकता है। मार्केट जो वर्ड है वो वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्ट्स में यूज कर सकता है, सब्जी मार्केट, भाजी मार्केट, फ्रूट मार्केट, शेयर मार्केट। एंड मार्केट is used to define a business or industry. Now important part is कि मार्केटिंग की फिलोसफी क्या हो सकती है, मार्केटिंग की फिलोसफीज क्या रहती है, मार्केटिंग में फिलोसफीज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार चार टाइप की फिलोसफी होती है, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड कस्टमर। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन ओरिएंटेड की, तो इट सेज दैट कस्टमर है ना, कस्टमर क्या क्वालिटी मांग रहा है, कस्टमर क्वालिटी मांग रहा है तो उसको क्वालिटी दो, कस्टमर क्वालिटी मांग रहा है तो उसको क्वालिटी दो। फोन अगर मैं बेच रहा हूँ मोबाइल फोन, तो कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। इट मीन्स दैट आई एम हैविंग अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड फिलोसफी। नेक्स्ट आती है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अब मैं बोलता हूँ यार मैं ऑयल बेच रहा हूँ, फूड ऑयल, क्या फर्क पड़ता है सनफ्लावर, कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है वो सनफ्लावर ले रहा है या दूसरा ले रहा है। इसलिए आप ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने में फोकस मत करो, आप तो इतना हाई प्रोडक्शन करो कि आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाए। तो दो अलग टाइप के पर्सन देखिए, पहला वाला जो फोकस कर रहा है क्वालिटी पे और दूसरा वाला फोकस कर रहा है कॉस्ट पे। हेंस ये दो टाइप की फिलोसफी हो गई। अब तीसरी आती है सेल्स ओरिएंटेड। ये क्या बोलती है, यार क्वालिटी भी छोड़ो और प्रोडक्ट भी छोड़ो, ये कॉस्ट भी छोड़ो, ये दोनों भी हमने सही कर दी, क्वालिटी भी बढ़ा दी। सबने ही आजकल क्वालिटी बढ़ा दी और कॉस्ट कम कर दी। अब मैं मेरा प्रोडक्ट कैसे मैं बेचूं कस्टमर का, तो ये बोलेगा अपने सेल्स पे इतना फोकस करो ना, कि अपना एडवर्टीजमेंट में इतना फोकस करो कि ऐसा कर दो कि हर एक के फेसबुक ऐड पे आप ही आप देखो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में 10 कॉम्पिटिटर्स हैं और 10 लोग ने ही कॉस्ट कम कर दी और 10 लोग ने ही क्वालिटी बढ़ा दी, इतना एडवांसमेंट आ गया। तो अब आप क्या करो कि एडवर्टीजमेंट पे फोकस करो, सामने वाले के फेसबुक अकाउंट में आप ही आप देखोगे तो आपको आगे खरीदेगा। फिर अगली अप्रोच बोलता मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। यार सबने कॉस्ट कम कर ली, सबने क्वालिटी बढ़ा ली और सबके फेसबुक, सब लोग ने फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देना शुरू हो गए। आजकल प्यूमा भी दे रहा है, नाइकी भी दे रहा है, एडिडास भी दे रहा है, अपना HRX दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो आप क्या करो, तो आप बोल दिए भाई मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच कर लो, कस्टमर को पकड़ो, उससे बोलो सर आपको क्या चाहिए, मैं वैसा बना के दे दूंगा। मतलब बेस्ड ऑन कस्टमर एंड कॉम्पिटेटिव इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर प्रोडक्ट। तो ये चार टाइप की फिलोसफी हो गई। अब बोलता है मार्केट क्या होता है, तो मार्केट बोला वेरी सिंपल, मार्केट 4 P's में ऑपरेट करता है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। इट सिंपली मीन्स वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग रिसर्च, डिजाइनिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन। Basically, these four kind of marketing activity help marketers identify the customer's need and their demand and deliver satisfaction। तो मार्केटिंग क्या होता है कि ये चार चीज़ों का फोकस करके हमको कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना उस मार्केट में। मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए मेरे को मार्केटिंग की हेल्प लगेगी। व्हाट इज कस्टमर, रीड ओनली वाला पार्ट, जो मेरा प्रोडक्ट बाय करता है उसको कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर क्या होता है, मैंने डेयरी मिल्क खरीदी तो मैं कस्टमर हूँ, बट मैंने अपने बच्चे को खिला दी तो मेरा बच्चा हो गया कंज्यूमर। ठीक है, तो इट सेज दैट जब आपका फोकस किस पे, अगर आपको फोकस कस्टमर पे रखना है तो आपको लो कॉस्ट पे फोकस करो, बट आपको कंज्यूमर पे फोकस पे रखना है तो हाई क्वालिटी पे करो। कैसे, अगर आप
एज अ पेरेंट्स जा रहे हो अपने बच्चे का एडमिशन कराने, तो आप पेरेंट्स हो, आप फीस दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फीस कम रखो, तभी जाके कस्टमर आपके पास आएगा। और एक बार कस्टमर आ जाएगा तो बच्चा कंज्यूमर फिर आप लोग के लिए बच्चा रहेगा, और उस पर हाई क्वालिटी फोकस करो। तो ये मेरा बेसिक हो जाता है कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर। अब बोलते हैं कस्टमर का एनालिसिस कैसे करना है, कि आपको देखना है कि मेरे को बेचना किनको है यार। तो कस्टमर एनालिसिस सेज की आपने अपना प्रोडक्ट भी देख लिया, अपने आप मार्केटिंग भी स्किल्स भी देख ली, मार्केट भी देख लिया। अब आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है वो पता करो। आपको एमपी को करना है, छत्तीसगढ़ को करना है, महाराष्ट्र को करना है, आपको रिच क्लास को करना है, मिडिल क्लास को करना है, आपको ओल्ड एज को करना है, या फिर आपको मिडिल एज को करना है। तो ये आपका एनालिसिस में आ जाता है। हाउ कैसे करेंगे एनालिसिस? कस्टमर सर्वे, स्टडी ऑफ कस्टमर डेटा, एवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर प्रोफाइल, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट मार्केट सेगमेंट। ये सब लोग आपकी हेल्प करेंगे कस्टमर का एनालिसिस करने में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे है। यार मैंने प्रोडक्ट देख लिया, यार मैंने मार्केट भी देख लिया, मैंने ये भी देख लिया कि 4 टाइप की मार्केटिंग फिलोसफीज होती हैं, और मैंने ये भी देख लिया कि मेरे को कौन से कंज्यूमर को टारगेट करना है। पर अब मैं कैसे टारगेट करूंगा, अब मेरा कंज्यूमर बिहेवियर बताता है। तो अगर मैं बात करूं मैं स्टॉक मार्केट का ब्रोकर हूँ, सपोज मैं जीरोधा हूँ, तो मैं अगर जीरोधा हूँ, मैं और एक एक लोगों को फोन लगाऊंगा कि आप मेरे अकाउंट, आप अपना शेयर्स का अकाउंट मेरे ब्रोकरेज में खुलवाइए, तो आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी, आपको ब्रोकरेज कम लगेगी, आपको शेयर्स की टिप्स देंगे। भाई सामने वाला बोलेगा सर शेयर्स क्या होते हैं, मेरे को ये तो बता दो पहले। इसलिए मैं बोलूंगा कि मैं गलत बिहेवियर मैंने स्टडी किया। मेरे को क्या बिहेवियर स्टडी करना चाहिए था कि मैं सीधे सीए को फोन लगाऊंगा कि सर, अरे सीए सर, आपके जितने भी कस्टमर हैं, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप बोल दो उनको कि जीरोधा में अकाउंट खोलो। हेंस मैंने ये बोला, मैंने कंज्यूमर का बिहेवियर पता किया कि यार जो शेयर मार्केट वाली चीज़ है ना, कंज्यूमर को डायरेक्ट मैं अप्रोच करूंगा तो कोई भाव नहीं देगा। कंज्यूमर अपने सीए से पूछता है, तो डायरेक्टली उनके सीए को अप्रोच करो। तो ये मैंने बिहेवियरल स्टडी करी। कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ दे परचेज द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एस्टेब्लिश द इफेक्टिव मार्केटिंग। अभी बोलता है कि कस्टमर बिहेवियर 3 चीज से इन्फ्लुएंस होता है। 3 चीज से क्या? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या बोलता है? ये बोलता है कि कस्टमर एडवर्टीजमेंट देख के ही प्रोडक्ट खरीदता है। अगर कस्टमर एडवर्टीजमेंट देख के ही प्रोडक्ट खरीदता है, तो मेरे को क्या एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना चाहिए। मेरे को देखना है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वाला प्रोडक्ट है मेरा या इंटरनल इन्फ्लुएंस वाला प्रोडक्ट है। सपोज मैं शूज़ बेच रहा हूँ, तो शूज कस्टमर वही खरीदता है जो ज्यादा टीवी पे दिखता है। ठीक है, जो उसका फेवरेट स्टार विराट कोहली पहना होगा वही शूज खरीदेगा। इट मीन्स मेरे को एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना है। ठीक है, पीयर रिकमेंडेशन, सोशल नॉर्म्स पे फोकस करना है। तो ये एक चीज हो गई कि यार मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो मेरे को एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना है। पर ये बोलता है कि अगर आपका इंटरनल वाला प्रोडक्ट है जो कस्टमर के खुद दिल से निकलता है, तो ही कस्टमर खरीदेगा, तो आपको एडवर्टीजमेंट में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सपोज गाइस मेडिसिन की बात करो, तो मेडिसिन के लिए यार चाहे विराट कोहली आके आपको बोल ले, चाहे आप टीवी में दिख जाए, आप बोलोगे क्या यार मस्त मेडिसिन दिख रही है यार, ये तो मेरा फेवरेट स्टार खाता, तो मैं अभी अननेसरी खानियां चालू कर दूंगा? नहीं ना। इट मीन्स कि आपका इंटरनल इन्फ्लुएंस से ही चीज़ वो आती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ऐसा है, तो आप अपने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो, एडवर्टीजमेंट में कम फोकस करो। फिर तीसरी चीज़ बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, कि एक अगर कस्टमर है ना, कब किसी प्रोडक्ट की उसको रिक्वायरमेंट आती है, आप सबसे पहले वो तो जानो। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को निकालो। उसके बाद उस सबके प्रोज और कॉन्स देखो, और देन मेक अ फाइनल चॉइस। तो इस तरीके से 3 चीज़ हो जाती है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग। इन तीनों के बाद ही आप डिसाइड करो कि आपको कैसा अपना प्रोडक्ट बनाना है। इट्स इज पोस्ट डिसीजन प्रोसेस, की मतलब कि एक बार आपने प्रोडक्ट भेज दिया तो भूल मत जाना अपने कस्टमर को, उनको अच्छा सेटिस्फेक्शन देना। हैप्पी कस्टमर आएगा तो वापस आएगा आपको। आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, रिपेयर्स, रिनोवेशन, ये सब भी करके देना है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हेयर। So now next topic we are going to start. What is our next topic? Market and customer। मतलब अपन एक एक फैक्टर्स को एनालाइज करते जा रहे हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि मार्केट और कस्टमर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस दिए कि मार्केट मतलब क्या होता है, कि वेयर आइटम्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। मार्केट फिजिकल भी हो सकता है, मार्केट वर्चुअल भी हो सकता है। मार्केट जो वर्ड है वो वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्ट्स में यूज कर सकता है। सब्जी मार्केट, भाजी मार्केट, फ्रूट मार्केट, शेयर मार्केट। एंड मार्केट is used to define a business or industry. Now important part is कि मार्केटिंग की फिलॉसफी क्या हो सकती है। मार्केटिंग की
फिलोसफीज क्या रहती है मार्केटिंग में, फिलोसफीज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार चार टाइप की फिलोसफी होती है: प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड कस्टमर। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन ओरिएंटेड की, तो इट सेज दैट कस्टमर है ना, कस्टमर क्या क्वालिटी मांग रहा है, कस्टमर क्वालिटी मांग रहा है तो उसको क्वालिटी दो, कस्टमर क्वालिटी मांग रहा है तो उसको क्वालिटी दो। फ़ोन अगर मैं बेच रहा हूँ मोबाइल फ़ोन, तो कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। इट मीन्स दैट आई एम हैविंग अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड फिलोसफी। नेक्स्ट आती है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अब मैं बोलता हूँ यार मैं ऑयल बेच रहा हूँ, फूड ऑयल, क्या फ़र्क पड़ता है सनफ्लावर, कस्टमर को क्या फ़र्क पड़ता है वो सनफ्लावर ले रहा है या दूसरा ले रहा है। इसलिए आप ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने में फोकस मत करो, आप तो इतना हाई प्रोडक्शन करो कि आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाए। तो दो अलग टाइप के पर्सन देखिए, पहला वाला जो फोकस कर रहा है क्वालिटी पे और दूसरा वाला फोकस कर रहा है कॉस्ट पे। हेंस ये दो टाइप की फिलोसफी हो गई। अब तीसरी आती है सेल्स ओरिएंटेड। ये क्या बोलती है यार, क्वालिटी भी छोड़ो और प्रोडक्ट भी छोड़ो, ये कॉस्ट भी छोड़ो, ये दोनों भी हमने सही कर दी, क्वालिटी भी बढ़ा दी। सबने ही आजकल क्वालिटी बढ़ा दी और कॉस्ट कम कर दी। अब मेरा प्रोडक्ट कैसे मैं बेचूं कस्टमर का, तो ये बोलेगा अपने सेल्स पे इतना फोकस करो ना, कि अपना एडवर्टीजमेंट में इतना फोकस करो कि ऐसा कर दो कि हर एक के फेसबुक ऐड पे आप ही आप देखो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में 10 कॉम्पिटिटर्स हैं और 10 लोग ने ही कॉस्ट कम कर दी और 10 लोग ने ही क्वालिटी बढ़ा दी, इतना एडवांसमेंट आ गया। तो अब आप क्या करो कि एडवर्टीजमेंट पे फोकस करो, सामने वाले के फेसबुक अकाउंट में आप ही आप देखोगे तो आपको आगे खरीदेगा। फिर अगली अप्रोच बोलता मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। यार सबने कॉस्ट कम कर ली, सबने क्वालिटी बढ़ा ली और सबके फेसबुक, सब लोग ने फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देना शुरू हो गया। आजकल प्यूमा भी दे रहा है, नाइकी भी दे रहा है, एडिडास भी दे रहा है, अपना HRX दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो अब क्या करो, तो आप बोल दिए भाई मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच कर लो, कस्टमर को पकड़ो, उससे बोलो सर आपको क्या चाहिए है, मैं वैसा बना के दे दूंगा। मतलब बेस्ड ऑन कस्टमर एंड कॉम्पिटेटिव इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर प्रोडक्ट। तो ये चार टाइप की फिलोसफी हो गई। अब बोलता है मार्केट क्या होता है, तो मार्केट बोला वेरी सिंपल, मार्केट 4 P's में ऑपरेट करता है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। इट सिंपली मीन्स वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग रिसर्च, डिजाइनिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन। Basically, these four kind of marketing activity help marketers identify the customer's need and their demand and deliver satisfaction। तो मार्केटिंग क्या होता है कि ये चार चीज़ों का फोकस करके हमको कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना उस मार्केट में। मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए मेरे को मार्केटिंग की हेल्प लगेगी। व्हाट इज कस्टमर, रीड ओनली वाला पार्ट, जो मेरा प्रोडक्ट बाय करता है उसको कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर क्या होता है, मैंने डेयरी मिल्क खरीदी तो मैं कस्टमर हूँ, बट मैंने अपने बच्चे को खिला दी तो मेरा बच्चा हो गया कंज्यूमर। ठीक है, तो इट सेज दैट जब आपका फोकस किस पे, अगर आपको फोकस कस्टमर पे रखना है तो आपको लो कॉस्ट पे फोकस करो, बट आपको कंज्यूमर पे फोकस पे रखना है तो हाई क्वालिटी पे करो। कैसे, अगर आप एज अ पेरेंट्स जा रहे हो अपने बच्चे का एडमिशन कराने, तो आप पेरेंट्स हो, आप फीस दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फीस कम रखो, तभी जाके कस्टमर आपके पास आएगा। और एक बार कस्टमर आ जाएगा तो बच्चा कंज्यूमर फिर आप लोग के लिए बच्चा रहेगा और उस पर हाई क्वालिटी फोकस करो। तो ये मेरा बेसिक हो जाता है कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर। अब बोलते हैं कस्टमर का एनालिसिस कैसे करना है, कि आपको देखना है कि मेरे को बेचना किनको है यार। तो कस्टमर एनालिसिस सेज की आपने अपना प्रोडक्ट भी देख लिया, अपने आप मार्केटिंग भी स्किल्स भी देख ली, मार्केट भी देख लिया। अब आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है वो पता करो। आपको MP को करना है, छत्तीसगढ़ को करना है, महाराष्ट्र को करना है, आपको रिच क्लास को करना है, मिडिल क्लास को करना है, आपको ओल्ड एज को करना है, या फिर आपको मिडिल एज को करना है। तो ये आपका एनालिसिस में आ जाता है। हाउ कैसे करेंगे एनालिसिस, कस्टमर सर्वे, स्टडी ऑफ कस्टमर डेटा, इवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर प्रोफाइल, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट मार्केट सेगमेंट। ये सब लोग आपकी हेल्प करेंगे कस्टमर का एनालिसिस करने में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे है। यार मैंने प्रोडक्ट देख लिया, यार मैंने मार्केट भी देख लिया, मैंने ये भी देख लिया कि चार टाइप की मार्केटिंग फिलोसफीज होती हैं, और मैंने ये भी देख लिया कि मेरे को कौन से कंज्यूमर को टारगेट करना है। पर अब मैं कैसे टारगेट करूंगा, अब मेरा कंज्यूमर बिहेवियर बताता है। तो अगर मैं बात करूं मैं स्टॉक मार्केट का ब्रोकर हूँ, सपोज मैं जीरोधा हूँ, तो मैं अगर जीरोधा हूँ मैं और एक एक लोगों को फोन लगाऊंगा कि आप मेरे अकाउंट, आप अपना शेयर्स का अकाउंट मेरे ब्रोकरेज में खुलवाइए, तो आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी, आपको ब्रोकरेज कम लगेगी, आपको शेयर्स की टिप्स देंगे। भाई सामने वाला बोलेगा सर शेयर्स क्या होते हैं, मेरे को ये तो बता दो पहले। इसलिए मैं बोलूंगा कि मैं गलत बिहेवियर मैंने स्टडी किया। मेरे को क्या बिहेवियर स्टडी करना चाहिए था कि मैं सीधे CA को फोन लगाऊंगा कि सर, अरे CA सर, आपके जितने भी कस्टमर हैं, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप बोल दो उनको कि जीरोधा में अकाउंट खोलो।
हेंस मैंने ये बोला, मैंने कंज्यूमर का बिहेवियर पता किया कि यार जो शेयर मार्केट वाली चीज़ है ना, कंज्यूमर को डायरेक्ट मैं अप्रोच करूंगा तो कोई भाव नहीं देगा। कंज्यूमर अपने सीए से पूछता है, तो डायरेक्टली उनके सीए को अप्रोच करो। तो ये मैंने बिहेवियरल स्टडी करी। कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ दे परचेज द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एस्टेब्लिश द इफेक्टिव मार्केटिंग। अभी बोलता है कि कस्टमर बिहेवियर तीन चीज से इन्फ्लुएंस होता है। तीन चीज से क्या? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या बोलता है? ये बोलता है कि कस्टमर एडवर्टीजमेंट देख के ही प्रोडक्ट खरीदता है। अगर कस्टमर एडवर्टीजमेंट देख के ही प्रोडक्ट खरीदता है तो मेरे को क्या एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना चाहिए। मेरे को देखना है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वाला प्रोडक्ट है मेरा या इंटरनल इन्फ्लुएंस वाला प्रोडक्ट है। सपोज मैं शूज़ बेच रहा हूँ, तो शूज़ कस्टमर वही खरीदता है जो ज़्यादा टीवी पे दिखता है। ठीक है, जो उसका फेवरेट स्टार विराट कोहली पहना होगा वही शूज़ खरीदेगा। इट मीन्स मेरे को एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना है। ठीक है, पीयर रिकमेंडेशन, सोशल नॉर्म्स पे फोकस करना है। तो ये एक चीज़ हो गई कि यार मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो मेरे को एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना है। पर ये बोलता है कि अगर आपका इंटरनल वाला प्रोडक्ट है जो कस्टमर के खुद दिल से निकलता है तो ही कस्टमर खरीदेगा, तो आपको एडवर्टीजमेंट में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज गाइस मेडिसिन की बात करो, तो मेडिसिन के लिए यार चाहे विराट कोहली आके आपको बोल ले चाहे आप टीवी में दिख जाए, आप बोलोगे क्या यार मस्त मेडिसिन दिख रही है यार, ये तो मेरा फेवरेट स्टार खाता, तो मैं अभी अननेसेसरी खानियां चालू कर दूंगा? नहीं ना। इट मीन्स कि आपका इंटरनल इन्फ्लुएंस से ही चीज़ वो आती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ऐसा है, तो आप अपने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो, एडवर्टीजमेंट में कम फोकस करो। फिर तीसरी चीज़ बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, कि एक अगर कस्टमर है ना, कब किसी प्रोडक्ट की उसको रिक्वायरमेंट आती है, आप सबसे पहले वो तो जानो। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को निकालो। उसके बाद उस सबके प्रोज और कॉन्स देखो और देन मेक अ फाइनल चॉइस। तो इस तरीके से तीन चीज़ हो जाती है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग। इन तीनों के बाद ही आप डिसाइड करो कि आपको कैसा अपना प्रोडक्ट बनाना है। इट्स इज पोस्ट डिसीजन प्रोसेस की, मतलब कि एक बार आपने प्रोडक्ट भेज दिया तो भूल मत जाना अपने कस्टमर को, उनको अच्छा सेटिस्फेक्शन देना। हैप्पी कस्टमर आएगा तो वापस आएगा आपको। आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, रिपेयर्स, रिनोवेशन, ये सब भी करके देना है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हेयर। So guys, next and the last topic which we are going to start is competitive strategy. Competitive strategy क्या बोलता है? तो competitive strategy बोलता है कि आपको इस वाले पार्ट में आपके अपने competitors को समझना है, competitors को समझना है और उसके accordingly decisions लेना है। So very first topic is, it says that आपको competitive landscape, what do you mean by competitive landscape? It says that it is the business analysis which identifies the competitors either directly or indirectly। मतलब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब होता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को जानना कि कौन मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन मेरे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, और क्या क्या कॉम्पिटिटर्स का विजन है, मिशन है, उन लोग के क्या क्या एम है, कैसे कैसे मैं उनकी वीकनेसेस को जान के मैं अपनी स्ट्रेंथ बना सकता हूँ और उनके कस्टमर्स को ले सकता हूँ वापस, कैसे मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकता हूँ। दीज ऑल एनालिसिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर को। सेकेंड, अंडरस्टैंड करो कॉम्पिटिटर को। थर्ड एंड फोर्थ, स्ट्रेंथ और वीकनेस जानो एंड देन पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। सपोज मैं कौन हूँ डेयरी मिल्क। मैंने आइडेंटिफाई किया मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। आई सेड मेरा कॉम्पिटिटर है सपोज 5 स्टार। अब मैं 5 स्टार को अंडरस्टैंड करूंगा कि 5 स्टार का मिशन क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर मैं देखूंगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ मैंने ये देखा कि यार इसने ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बना ली है। मतलब बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था ना, किसी को भी कोई टॉफी खानी थी तो फटाफट बोलते थे 5 स्टार ले आओ। क्यों? क्योंकि इसने एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी करी थी। वीकनेस क्या है इसकी? मैंने देखा कि यार ये 10 रुपए से कम में बेच ही नहीं रहा है। यार अब बच्चे को 5 रुपए का खाना हो तो वो 5 स्टार तो खरीद नहीं पाएगा। तो फिर मैंने पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर और एक नई स्ट्रेटेजी बनाई कि 2 रुपए के 2 लड्डू इशू अपन नया लाते हैं यार। ठीक है, सो दिस वॉज माई कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। कैसे? एक्चुअल डेटो देखो। सबसे पहले हु आर माई कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ बिग दे आर। भाई 5 स्टार कितना कौन है, पहले तो 5 स्टार है, कितना बड़ा है 5 स्टार ये भी देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे आर ऑफरिंग। मैं एक रिपोर्ट निकालूंगा और ये देखूंगा कि भाई क्या क्या और प्रोडक्ट्स इशू कर रहा है 5 स्टार। मैंने क्या देखा कि ये सिर्फ एक चॉकलेट ही बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है। व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और मैं कैसे देखूंगा? इंटरनेट न्यूज़पेपर से।
डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, फाइनेंशियल पोजीशन देखूंगा, कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, नेक्स्ट मूव ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क ऑफ द कॉम्पिटिटर। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द 5 स्टार इज वेरी गुड, वेरी गुड, बट नेक्स्ट मूव ऑफ द कॉम्पिटिटर, मैं 2 रुपए के 2 लड्डू करूंगा ना, तो वो 2 रुपए के 2 5 स्टार नहीं ला सकती, क्यों? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल ही इतना महंगा है कि वो 2 रुपए में तो कहीं आ ही नहीं सकता। तो ये सब मैंने एनालिसिस किया। वीकनेस मैंने क्या देखा, वेयर इट इज वीकिंग एंड वेयर दे आर लैकिंग इन सपोज 5 स्टार, वेयर दे आर लैकिंग कि 10 रुपए से कम में कुछ बेच ही नहीं पा रहे हैं। मैंने इसका फायदा उठा लिया, कैसे? पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट व्हाट आर नॉट ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर, fill the gap, focus on the areas to be strengthened, answer basic questions. What will the business do with this information? What improvement does the firm needs to make? How can the firm exploit the weakness of the competitor? नेक्स्ट टॉपिक है मेरा की सक्सेस फैक्टर। की सक्सेस फैक्टर क्या होता है सर? मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, मैं मोबाइल इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा मोबाइल इंडस्ट्री के क्या क्या की सक्सेस फैक्टर है। सबसे पहले क्वालिटी, दूसरा स्क्रीन, थर्ड स्पीकर कैसे बचते हैं यार, फोर्थ एलसीडी है या एलईडी है, और क्या देख सकता हूँ मैं, और फिफ्थ कॉलिंग सर्विस कैसी है उसकी, सिक्स्थ सर्विस सेंटर उसका कैसा है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे मोबाइल बेचने पर अफेक्ट डालते हैं। पर मैं देखूंगा की सक्सेस फैक्टर क्या है, ऐसा फैक्टर जो तो बिल्कुल ही मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फर्स्ट मैंने देखा क्वालिटी, सेकंड मैंने देखा सर्विस सेंटर, और थर्ड मैंने देखा कि कॉलिंग वाला फंक्शन। मतलब एक बार के लिए स्क्रीन अच्छी नहीं हो, एक बार के लिए एलसीडी हो या एलईडी हो, या फिर एक बार के लिए स्पीकर भी थोड़े कम क्वालिटी के हो, कस्टमर को चल जाएगा। पर ये नहीं चलेगा कि स्क्रीन भी अच्छी है, स्पीकर भी अच्छा है, एलसीडी भी अच्छा, कॉलिंग भी अच्छा, सर्विस सेंटर भी अच्छा, पर कभी कभार फट सकता है आपका फ़ोन, वो नहीं चल सकता ना। इसलिए क्वालिटी और कॉलिंग और मेरा सर्विस सेंटर, ये तीन मेरे की सक्सेस फैक्टर, एंड आई हैव टू फोकस मोर ऑन दैट। and industry key success factor are those things that mostly affect the industry members to ability to prosper। मैं क्या करूंगा, की सक्सेस फैक्टर आर वेरी नेचर दैट वेर सो इम्पोर्टेंट दैट everyone should pay close attention to them। they are only the thing which will shape whether the company will be financially or competitive सक्सेसफुल। मिसडायग्नोसिंग, इससे कुछ छेड़खानी करी तो आप बहुत ही गड़बड़ हो जाओगे। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ की सक्सेस फैक्टर। अपरेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो डिज़ाइंस और कलर दो ऐसी चीज़ें जो मेरे की सक्सेस फैक्टर है। नाउ हाउ डू आई आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर? तो तीन चीज़, ऑन द वन व्हाट बेसिस माय कस्टमर इज गोइंग टू माय कॉम्पिटिटर। मैंने देखा सबसे पहले मेरे को की सक्सेस फैक्टर देखने के लिए देखना कि मेरा कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट पे भाग ही क्यों रहा है। तो मैंने देखा, मैं सैमसंग था तो मैंने ये देखा कि क्वालिटी एप्पल अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो एप्पल के पास जा रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, फिर मेरे को पता करना है कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे और कौन सी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी लगेगी जो मेरे को कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल बनाएगी। तो मैंने देखा मैं सैमसंग हूँ, और मेरा फर्स्ट स्टेप पे मैंने देखा कि मेरा कस्टमर भाग क्यों रहा है, तो मैंने बोला क्वालिटी के चक्कर में भाग रहा है। सेकंड स्टेप, ऐसा क्या कर दूं कि क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो फिर मैंने देखा मेरे को क्वालिटी पे फोकस करने के लिए न्यू चिप लानी पड़ेगी, रैम पे फोकस करना पड़ेगा। फिर लास्ट, व्हाट डज इट टेक फॉर द सेलर टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और मेरे को कैसे क्या चीज़ें लग रही हैं जिससे मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पाऊँ। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बहुत ही बड़ा चैप्टर था और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने ख़त्म कर दिया 1 से 1.5 घंटे में। क्या क्या अपन ने पढ़ा? सबसे पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस पढ़ा, फिर अपन ने अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, प्रोडक्ट को समझा, फिर इंडस्ट्री को समझा, उसके बाद अपन ने कॉम्पिटिशन्स को समझा, एंड देन मार्केट एंड कंज्यूमर को समझा। इसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक एक बच जाता है, वो भी अपन देख लेते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस।